ये सब एक विशेष रात को शुरू हुआ जब एक निश्चित महिला एक निश्चित बच्चे के साथ शरण की तलाश में डंटन आश्रय में आई। हालांकि मालिक ने यह बहाना बनाते हुए उन्हें अपने साथ रखने से इनकार कर दिया कि उनके पास पहले से ही देखभाल के लिए पर्याप्त जीवन है। तभी महिला कमीने को एक चांदी का सिक्का रिश्वत देती है, जो इस लालची बदमाश के लिए अपवाद बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। एक बार जब वे अंदर आ जाते हैं तो वह उन्हें वह कमरा दिखाता है जिसमें उन्हें रहना चाहिए। चूंकि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए वह आश्रय नियमों और जिम्मेदारी शुल्क पर कल विचार करने का फैसला करता है। इतना कहने के बाद वह आदमी चला जाता है। महिला, उसका नाम हेलेन है, बच्चे को बिस्तर पर बैठने में मदद करती है और किसी कारण से वह इस गरीब आत्मा के लिए दुखी महसूस करती है जिसे इतनी कम उम्र में इतना कुछ सहना पड़ता है। मीट वाला बच्चा जानना चाहता है कि उसके माँ और पिताजी कहाँ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों के साथ कुछ दुखद हुआ है और हेलेन सच उगलने से बहुत भयभीत है। इसलिए वह उसे आधारहीन आशावाद देती है और दावा करती है कि वह जल्द ही अपने माता पिता से मिल सकेगा। लेकिन इससे पहले बेहतर होगा कि वह कुछ जैड को पकड़ ले और अगले दिन के आने का इंतजार करे। मासूम बच्चा उसकी बात मान लेता है और कुछ देर बाद गहरी नींद में सो जाता है। इस बीच महिला जोर जोर से खांसने लगती है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह मरने वाली है और हर खांसी के साथ खून निकल रहा है। छोटे लड़के को अंतिम विदाई देते हुए वह वहीं पर मर जाती है। बच्चा थोड़ी देर बाद उठता है और देखता है कि खून से सनी चादरें पहले से ही ऊपर उठ रही हैं। बाद में आश्रय का प्रबंधक अपनी मालकिन के साथ आता है। ये दोनों बदमाश अपने आश्रय में बूढ़े शावक को अपने ऊपर मरते हुए देखकर नाराज हो जाते हैं। मालकिन ने देखा कि बच्चे के बाल पॉलिन जैसे ही ब्लीच रंग के हैं, जो एक महिला है जो कुछ समय से आश्रय में रह रही है। शैतान की बात करते हुए पॉलिन भी दिखाई देती है, और हाँ, वह वास्तव में काफी हद तक बच्चे जैसी दिखती है। मालकिन ने तुरंत आदेश दिया कि बच्चा अब से पॉलिन के अधीन रहेगा। चूंकि यह एक चैरिटी शो नहीं है, पॉलिन और बच्चे को सड़कों पर एक साथ भीख मांगकर पैसे लाने पड़ते हैं। अब इस डंटन आश्रय के बारे में, यह तकनीकी रूप से चैरिटी के पैसे और सरकारी सब्सिडी के साथ संचालित होता है, जो उन लोगों के लिए एक अभयारण्य है जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन वास्तव में यह एक दुष्ट जगह है जो केवल मुनाफा कमाने के लिए जिम्मेदारी शुल्क के बहाने बच्चों का शोषण करती है। पॉलिन ने अपना परिचय दिया और लड़के का नाम पूछा। बच्चा कोई जवाब नहीं देता। वह अभी भी उस महिला के बारे में अपने विचारों में फंसा हुआ है जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। पॉलिन उसके चेहरे पर छाई चिंता को पढ़ सकती है, इसलिए वह उसके पास बैठती है और उसे थोड़ा जगाने के लिए कहती है। वह ठीक से नहीं जानती कि वह किस दौर से गुजर रहा है, लेकिन जो कुछ भी है वह अतीत में है, और अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे अपनी ठुड्डी ऊपर रखनी होगी। यदि वह उत्साहित रहता है और अपना उत्साह ऊंचा रखता है तो खुशी अंततः अपना रास्ता ढूंढ ही लेगी। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उससे कहती है कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करे। बच्चा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है, और ऐसे ही उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। उस दिन के बाद से वह पॉलिन का बेटा होने का नाटक करता है और वे सड़कों पर एक साथ भीख मांगते हैं। हालांकि उनका माँ बेटे का रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर के रूप में शुरू होता है, पॉलिन हमेशा उसकी देखभाल करती है जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो। वह उसे बदमाशों और अन्य आवारा लोगों से बचाती है। उसकी सारी देखभाल के साथ बच्चा कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करता, एक बार भी नहीं। और ऐसे ही 5 साल हल्की हल्की हवा की तरह बीत जाते हैं। अब लड़का 8 साल का है। वैसे उसका नाम रोवन है। जब वे एक शाम एक साथ बैठते हैं तो वे वर्षों में की गई कड़ी मेहनत के लिए एक दूसरे की सराहना करते हैं। उस सुबह रोवन को यह अफवाह उड़ी कि वह जल्द ही चली जाएगी, और वह इस पर चर्चा करना चाहता था। पॉलिन इसके सच होने की पुष्टि करते हुए ज्यादा रोमांचित नहीं दिख रही है। जाहिर है उसे किसी रईस के घर में नौकरानी की नौकरी की पेशकश की गई है। रोवन वास्तव में उसके लिए खुश है। उसका मानना है कि वह एक नौकरानी के रूप में इसे कुचल देगी। पॉलिन उसे बहुत अधिक चिंता करने के लिए चिढ़ाती है, खासकर तब जब उसके पास पहले से ही काफी कुछ हो। इस बीच बच्चा पिछले 5 वर्षों में उसके लिए किए गए हर काम के लिए वास्तव में आभारी है। जब हेलेन ने उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया, या जब आश्रय के बच्चों ने उसे धमकाया, या जब आवारा लोग झगड़े करते थे, तो वो पॉलिन ही थी जो हमेशा वहां थी, हमेशा उसकी मदद करती थी। इससे पहले कि उसे इसका एहसास हो, उसके आंसू गिरने लगते हैं। हालांकि उसे उसके लिए खुश होना चाहिए, लेकिन उसके जाने का विचार उसे अंदर से तोड़ रहा है। पहले यह उसके माता पिता थे और फिर हेलेन, और अब पॉलिन है जो उसे अकेला छोड़ने वाली है। अंततः हर कोई चला जाता है और फिर से पीछे छूट जाने का विचार उसे परेशान करता है। पॉलिन तुरंत उसे उसके दुख से बाहर निकालती है। वह उसे याद दिलाती है कि सिर्फ इसलिए कि कोई शारीरिक रूप से उसके बगल में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल अकेला है। वह वास्तव में तभी अकेला होता है जब उसका दिल खाली होता है। यदि वह उन लोगों को पकड़ता है जो चले गए हैं और अंदर अच्छी तरह से देखते हैं, तो वह देखेंगे कि वे उससे कितना प्यार करते थे और उसकी कितनी परवाह करते थे। इसलिए जब भी अकेलापन आता है तो वह कहती है कि उसे बस अपनी आंखें बंद करने और उसके दिल को महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। दिन ढल जाते हैं, सूरज चला जाता है और एक और रात आ जाती है। घने जंगल में खड़े होकर रोवन को पॉलिन के विदाई वाले शब्द याद आते हैं। अकेला महसूस करते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपना हाथ अपनी छाती पर रख लेता है और अपने दिल की आंखें खोलने की कोशिश करता है ताकि वह उन लोगों को महसूस कर सके जो उसके लिए मायने रखते हैं। जैसे ही वह ऐसा करता है, मन उसके चारों ओर घूमने लगता है। अपनी आंखें बंद होने पर भी वह हर चीज के आर पार देख सकता है, जैसे कि उसे पूरी दुनिया दिखाई दे रही हो। न केवल दुनिया,
बल्कि वह अपने माता पिता हेलेन और पॉलिन को भी महसूस कर सकता है। जिस भी व्यक्ति को वह प्यार करता है वह उसके दिल के करीब महसूस करता है। पॉलिन को आश्रय छोड़े हुए कई वर्ष बीत गए। उसने इतने समय में एक बार भी रोवन से संपर्क नहीं किया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह अभी भी अपने नए जीवन में समायोजन करने में व्यस्त है। अभी वह बस उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर सकता है। इस बीच वह अन्य बच्चों की तरह अकेले भीख मांग रहा है। निदेशक उसे जोन 1 सबसे अधिक लाभदायक क्षेत्र सौंपता है। चूंकि वह अच्छी कमाई करता है, इसलिए अन्य बच्चों की तुलना में उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया जाता है। फिर यह लड़का है जो रोवन के प्रति बहुत ही मित्रतापूर्ण है। उसका नाम ब्लेक है और वह जोन 1 का पर्यवेक्षक है। जब से उसने बच्चे की दुखद अतीत की कहानी सुनी है, तब से वह रोवन के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। वह वही व्यक्ति है जिसने बच्चे को यह एहसास कराने में मदद की कि आंखें बंद करने के बाद वह जो प्रकाश समूह देखता है वह मन है। चूंकि यह लड़का इतना मददगार और मिलनसार है, रोवन के पास इस आदमी से नफरत करने का कोई कारण नहीं है। इस आदमी के शरीर के अंदर सघन प्रकाश गुच्छ है और वह मैना का उपयोग करने वाला एक अच्छा तलवारबाज निकला। चूंकि रोवन मन को देख सकता है, उसने देखा कि ब्लेक के मन में एक अजीब सी धुंधली चमक है। आइए इस बारे में थोड़ा संदर्भ लें कि इस दुनिया में मन कैसे काम करता है। मन वह मुख्य घटक है जिसने इस दुनिया को बनाने में मदद की। लोग सांस के माध्यम से मन का उपभोग करते हैं, अनजाने में दुनिया के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। सभी लोगों में ब्लेक जैसे कुछ लोग विभिन्न प्रशिक्षण विधियों, जिन्हें मन साधना कहते हैं, के माध्यम से मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ब्लेक ने रोवन को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि उचित ज्ञान के बिना माउंटा की खेती न करें, क्योंकि अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो यह घातक हो सकता है। जैसे ही कुछ राहगीर उसकी बाल्टी में सिक्के डालते हैं, रोवन किसी भी भिखारी की तरह ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त करता है। कुछ गुजरती महिलाएं रोवन को काफी सुंदर और मनमोहक पाती हैं, लेकिन उसके आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ होती हैं। इस बीच रोवन अपने ही विचारों में खोया हुआ है और इस मैना गेम को समतल करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले वह एक ही समय में वास्तविक वस्तुओं और मन को देखने की आदत डालने की कोशिश कर रहा है, और वह इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करता है। यह छोटी सी उपलब्धि उनके चेहरे पर एक फीकी विजयी मुस्कान ला देती है। अभी कुछ समय पहले दोनों को एक साथ देखना कठिन था, लेकिन अब उसे इसकी समझ आ गई है। हालांकि यह जीत कठिनाइयों से रहित नहीं है। भौतिक वस्तुओं और मन दोनों को ओवरलैप होते देखना अभी भी उसे चक्कर और सुस्त बना देता है। ब्लेक अचानक आता है। रोवन ने पहले ही कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, इस पर मोहित हो जाता है। रोवन ने बस अपने आकर्षण को कम कर दिया, यह व्यक्त करते हुए कि यह सब खूबसूरत दिल वाले इतने सारे लोगों का धन्यवाद है। ब्लेक ने उसे अपने आसपास किसी भी खतरे के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। आखिरकार उनकी सफलता से कुछ लोगों में ईर्ष्या पैदा हो सकती है। इसलिए अगर रोवन को कुछ भी असामान्य नजर आता है, तो ब्लेक चाहता है कि वह तुरंत इसकी रिपोर्ट करे। उस सलाह के साथ ब्लेक आखिरी बार अलविदा कहने से पहले दूर जाना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि रोवन ने पहले ही कुछ अजीब देखा है, हालांकि वह वास्तव में अपने वरिष्ठ को बताना नहीं चाहता है। जाहिरा तौर पर भीड़ के बीच अजनबी, विशेष रूप से मजबूत और उज्जवल मन वाले लोग ऐसे दिखते हैं जैसे ब्लेक की तरह उनके पेट में मन सघन हो गया हो। लेकिन जो चीज उन्हें सामान्य मैना उपयोगकर्ताओं से अलग करती है, वह यह है कि कल उन्होंने जिन दो अजनबियों को देखा, उनके मैना में असाधारण रूप से चमकदार चमक थी। जो बात रोवन को और भी अधिक चिंतित करती है वह यह है कि वे लोग उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन फिर वे इमारतों पर छलांग लगाते हुए तुरंत गायब हो गए। इसके अलावा वे लोग बहुत खतरनाक नहीं लग रहे थे, और रोवन वास्तव में नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वह मन को देख सकता है, क्योंकि वह चाहता है कि यह रहस्य उसका ही बना रहे। जैसे ही एक आदमी अपने स्क्रैप बिन में एक और पैसा डालता है, रोवन को पता चलता है कि उसका बिन पहले से ही भरा हुआ है। इसलिए वह इसे एक नए से बदलने के लिए बेस कैंप तक चलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह चलता है, वह छाया में छिपे कुछ लोगों को देखता है, और उनके भीतर वही मजबूत रंगीन मन है। कुछ ऐसा जो उसने पहले देखा हो, तो उसे पूरा यकीन है कि ये कल वाले ही लोग हैं। एक नहीं बल्कि कई लोग लगातार उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। रोवन को कोई अंदाजा नहीं है कि ये संदिग्ध लोग क्या कर रहे हैं। इस बार वह विशेष रूप से डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि यह पहली बार है कि वे उसका इतने करीब से पीछा कर रहे हैं। एक आदमी उसके पीछे है और एक बगल में है। उसे बस किसी तरह बेस कैंप तक पहुंचना है। उसकी चिंता उसके आवेगों पर हावी होने लगती है, क्योंकि वे संदिग्ध लोग उसके और उनके बीच की दूरी को कम करना जारी रखते हैं। एक बिंदु पर वह सोचता है कि वह गड़बड़ हो गया है, लेकिन शुक्र है कि आखिरी वक्त में रोवन को एक परिचित शख्स की आवाज सुनाई देती है, और वह परिचित व्यक्ति निश्चित रूप से ब्लेक है, जो ईश्वरीय गति से नीचे आ रहा है। एक बार जब वह अंततः रोवन को पकड़ लेता है, तो ब्लेक उसे अपनी बाहों में भर लेता है और इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि वह एक इमारत की छत पर जा गिरता है। उन छायादार आकृतियों ने भी उन्हें पकड़ लिया है, इसलिए ब्लेक ने रोवन को सावधान करते हुए अपनी गति बढ़ा दी कि वह डटे रहें और बॉक्स से एक भी पैसा न फिसलने दें, अन्यथा वे खाली पेट सो सकते हैं। इस बीच रोवन का दिमाग पहले से ही अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जिससे ब्लेक काफी उलझन में है। एक बार जब वे अंततः आश्रय स्थल पर पहुंच जाते हैं, तो वरिष्ठ बच्चे को वापस जमीन पर लिटा देता है, जो अभी भी पूरी तरह से गुमसुम है। ब्लेक को लगता है कि बच्चा शायद इतना डरा हुआ था कि वह पूरे समय एक कठोर डमी की तरह व्यवहार करता रहा। तो अब जब वे यहाँ हैं, तो उसने रोवन को आश्वासन दिया कि वे खतरे से बाहर हैं और उसे अंदर जाने का सुझाव दिया। एक बार जब भाई अंदर जाता है, तो हमें पता चलता है कि वह पूरे समय निरुत्तर नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग डर के कारण शून्य हो गया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी अभी मिली एक सफलता से स्तब्ध था। जब वे भाग रहे थे तो वह यह देखने में कामयाब रहे कि आंदोलन के दौरान शरीर में मन कैसे प्रवाहित होता है। उन्होंने यह भी देखा कि जब शक्ति अंगों में केंद्रित होती है तो सघन मन कैसे तरंगित होता है। अरे, वह ठीक ठीक यह बताने में सक्षम था कि एक छत से छलांग लगाने में कितनी बार विस्फोट और फीकापन लगता है। इसलिए अब उसने जो कुछ भी अनलॉक किया है उसकी पूर्ण सीमा की पुष्टि करने के लिए इसे एक और मौका देने का फैसला किया है। वह अपनी सांस के माध्यम से मन को खींचता है, इसे अपने शरीर में प्रसारित करता है और इसे संघनित करना शुरू कर देता है और जरूरत पड़ने पर इसे छोड़ने की तैयारी करता है। ऐसा लगता है कि छोटे लड़के को आखिरकार यह पता चल गया कि अपने मन का सही तरीके से उपयोग कैसे करना है। आगे जो कुछ बचा है वह वास्तव में इसका परीक्षण करना है। इस बीच अन्य बच्चे जो अपनी पोस्ट पर तैनात थे उन्होंने आना शुरू कर दिया है। उन्हें इस बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं है कि सभी को अचानक वापस क्यों बुलाया जा रहा है। तभी उनका सीनियर आता है। वह जानता है कि हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह उनसे कहता है कि वे चिंता न करें क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उन्हें इसके बारे में तनाव नहीं लेना चाहिए। एक बार जब प्रत्येक जोन लीडर अपना निरीक्षण पूरा कर लेगा तो हर कोई अपने कार्य पर वापस चला जाएगा। उन्हें नहीं पता कि निरीक्षण में कितना समय लगेगा, इसलिए तब तक उन्हें चुप रहने और अपने कमरे में रहने के लिए कहा जाता है, एक बच्चे को छोड़कर जो कि हमारा लड़का है। उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहा गया है क्योंकि उसका स्थानांतरण हो रहा है। बाद में नन्हा लड़का चुपचाप अपने वरिष्ठ के पीछे चलता है, बस कुछ कदम पीछे चलता है। कुछ बिंदु पर रोवन को एक तरफ खड़े होने के लिए कहा जाता है जबकि उसका वरिष्ठ उस बड़े आदमी के साथ बातचीत कर रहा होता है। स्वाभाविक रूप से बच्चा इस बारे में उत्सुक है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह सुनना उसके लिए बहुत दूर की बात है। तो वह अपने मन को प्रसारित करना शुरू कर देता है और अपने कानों पर ध्यान केंद्रित करता है। और हे भगवान, वह उन्हें बहुत पीछे से भी जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकता है। जाहिरा तौर पर वे रोवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसे अब छात्रावास विंग से दूर मुख्य भवन में ले जाया जा रहा है। यहां तक कि उनके सीनियर को भी नहीं पता क्यों। चूंकि ये निर्देशक के आदेश हैं, इसलिए वह मानता है कि निर्देशक के मन में बच्चे के लिए एक नर्म स्थान है। खैर, निर्देशक को दोष नहीं दे सकता। आखिरकार बच्चा बहुत अच्छा दिखने वाला है और जोन 1 में जो हुआ उसे देखते हुए उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना समझ में आता है। रोवन पहले जिन संदिग्ध लोगों से मिला था वे संघ का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि यह मिलन क्या है, लेकिन आशा करते हैं कि जल्द ही इसका पता चल जाएगा। छोटे बच्चे को एहसास होता है कि वे उन दुष्टों के बारे में बात कर रहे होंगे जो आज उसका पीछा कर रहे थे। फिर वह बड़ा आदमी बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। आखिरकार वे मुख्य इमारत से गुजरते हैं और आखिरकार सामने वाले काउंटर पर एमी नाम की एक महिला से मिलते हैं। बड़ा लड़का चाहता है कि रोवन उसका स्वागत करे क्योंकि अब से वह उसकी भलाई की प्रभारी होगी। एक बार परिचय हो जाने के बाद बड़ा आदमी चला जाता है और दोनों एक संक्षिप्त अजीब चुप्पी में रह जाते हैं। एमी ने उसकी उम्र पूछकर इसे तोड़ दिया। छोटा बच्चा तुरंत कहता है कि वह 10 साल का है। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह पढ़ या लिख नहीं सकता क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं। एमी को उतनी ही उम्मीद थी। आखिरकार वह छात्रावास विंग से है, लेकिन कल से वह उसे वह सब कुछ सिखाएगी जो उसे जानना चाहिए। तो वह उसे शिक्षक कहना शुरू कर सकता है, या यदि यह कोई औपचारिक स्थिति नहीं है तो उसे बड़ी बहन कहने के लिए उसका स्वागत है। अब जब वह करीब से देख रही है तो उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा छात्रावास के किसी व्यक्ति के लिए बहुत आकर्षक लग रहा है। संकोची लड़का बस यही पूछता है कि उसे सबसे पहले पढ़ना सीखने की आवश्यकता क्यों है। एमी थोड़ा नाराज है कि उसे यह भी नहीं पता कि वह यहाँ क्यों है। वह बताती है कि पढ़ने का कार्यक्रम तब होता है जब कोई किसी विशेष अवसर के लिए इकट्ठे हुए समूह को जोर से किताब पढ़ता है। कभी कभी इसे किसी नई किताब के लेखक द्वारा या किसी सामाजिक समारोह के हिस्से के रूप में रईसों द्वारा आयोजित किया जाता है। उच्च वर्ग के बीच अच्छा पढ़ना एक बड़ी बात है और इस बार रोवन आश्रय के संरक्षकों के सामने प्रदर्शन करने जा रहा है। यदि वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे विशेष पाठन के लिए भी चुना जा सकता है। आप देखिए, जो बच्चे प्रभावशाली ढंग से पढ़ते हैं उन्हें अक्सर गोद ले लिया जाता है। गोद लेने के लिए चुने गए लोग आमतौर पर अपने प्रायोजक के सामने निजी तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लड़के जैसे व्यक्ति के लिए जो अभी तक एक भी शब्द नहीं पढ़ सकता, यह एक कठिन चढ़ाई होगी। इस विशाल विद्या भंडार के बाद भाई जरा भी नहीं घबराता। वह बिल्कुल भी भ्रमित या अभिभूत नहीं दिखता है, जो एमी को पूरी तरह से उत्सुक और हैरान कर देता है। वह उसे अपने पीछे आने के लिए कहने से पहले बस उसके सिर पर प्यार से थपकी देती है। वह उसे अपने नए कमरे में लाती है और वहां रहने वाले अन्य बच्चों से उसका परिचय कराती है। एक बार जब वह बाहर चली जाती है तो रोवन अपना सामान अपनी निजी अलमारी में रखने लगता है, कुछ ऐसा जो उसने शयनगृह में कभी नहीं रखा था। तभी बच्चों में से एक उसके पास आता है, अविश्वास से घूरता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि रोवन डॉर्मेट्री विंग से आया है। यह बच्चा जितना अविश्वास में है उतना ही मोहित भी लगता है। वह स्वीकार करता है कि वह छात्रावास विंग के किसी भी व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला है, इसलिए सद्भावना के संकेत के रूप में वह अपना परिचय थियो के रूप में देता है। वह गोरी लड़की नूह है, बीच वाला लड़का हेडन है और उनके बाईं ओर आरक्षित लड़की लिली है। इसके बाद थियो इस जगह की खूबियों के बारे में बताता है। यहाँ उसे धमकाने वाला कोई नहीं होगा और अब उसे भीख मांगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ने के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, पुस्तकालय में मदद करते हैं, स्वागत कक्ष में काम करते हैं और मेहमानों की सेवा करते हैं। इस कमरे में बच्चे विशेष रूप से स्वयं पुस्तकालय का प्रबंधन करते हैं,
पुस्तकों को व्यवस्थित करते हैं और दिन प्रतिदिन के कार्यों को संभालते हैं। चूंकि रोवन उनके कमरे में नया आया है, वे उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उसे वहां रखने के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। जैसे ही रात गहराती है, रोवन अपने बिस्तर पर लेट जाता है। वह किताबों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। उनके लिए किताबों में दुनिया का सारा ज्ञान समाहित है। पॉलिन का हमेशा से मानना था कि रोवन जैसे जिज्ञासु बच्चे के लिए किताबें सबसे अच्छा उपहार है। उसके बारे में सोचने मात्र से उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। जोन 1 में रोवन ने रिहर्सल के हिस्से के रूप में एक किताब पढ़ना समाप्त किया। फिर एमी ने उसे आज पढ़ी गई किताबें बाहर लाने का निर्देश दिया। एक बार जब वह किताबों का मोटा ढेर मेज पर रख देता है, तो महिला हर किताब के नाम नोट करना शुरू कर देती है। एक बार जब वह जांच कर लेती है, तो उसे कुछ चौंकाने वाली बात नजर आती है। पता चला कि ये सभी किताबें परियों की कहानियां हैं जिन्हें रोवन अब तक पढ़ता रहा है। इसलिए वह चाहती है कि वह जोन 2 में उपन्यासों की ओर आगे बढ़े। वह बच्चे द्वारा किए जा रहे भगवान के काम के लिए उसे उचित प्रशंसा देना नहीं भूलती। बच्चा खुश है कि वह अब जोन 2 की किताबें पढ़ सकता है। आखिरकार जोन 2 वह जगह है जहां वयस्कों द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबें एकत्र की जाती हैं। वह इतना उत्साहित है कि छात्रावास के कमरे में वापस जाने से पहले वह कुछ और पढ़ना चाहता है। महिला उसे वह अनुमति देती है जिसकी उसे आवश्यकता थी, इसलिए वह सीधे जोन 2 की ओर चल देता है। लिल ब्रो अपने जीवन का सबसे अच्छा समय सभी पुस्तकों को देखने में बिता रहा है, और चाहे वह कोई भी उठाए, वह उसे तुरंत पढ़ना चाहता है। लेकिन तभी एक खास किताब उनका ध्यान खींचती है। इसका शीर्षक द बर्थ ऑफ ग्राफ्टन किंगडम एंड द यूनियन है। संघ का उल्लेख बच्चे को परिचित लगता है, कुछ ऐसा जो उसने वयस्कों से सुना था। एक बार जब वह किताब खोलता है, तो सबसे पहले वह उस महाद्वीप का नक्शा देखता है जिस पर वह रह रहा है। रियासतों में से एक, ग्राफ्टन ने एक लंबे युद्ध में जीत हासिल की और दुनिया को एक राज्य और 6 स्वायत्त रियासतों की प्रणाली में पुनर्गठित किया गया। बाद में आगे के युद्धों को रोकने और सार्वजनिक कल्याण और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राजा ने संघ नामक एक संगठन की स्थापना की। ये गुट शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 से अधिक वर्षों से आंदोलन कर रहा है। संघ के सदस्यों को दयालु और अच्छे इंसान माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा है, तो रोवन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्लेक जैसा कोई व्यक्ति संघ के सदस्यों को देखकर क्यों भागना शुरू कर देगा। एकमात्र निष्कर्ष यह है कि शायद संघ भीख मांगने को हतोत्साहित करता है और ब्लेक को दंडित होने का डर था। फिर ब्लेक की स्थानीय पर्यवेक्षकों के साथ बहुत अच्छी बनती है, इसलिए बात नहीं बनती। एक और संभावना है, आश्रय और संघ एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण शर्तों पर नहीं हो सकते हैं, और किसी कारण से आश्रय उस दिन की घटनाओं को गुप्त रख रहा है। वह दिन जब यूनियन के लोगों ने उनका पीछा किया था। आश्रय स्थल के लिए इस तरह की कोई चीज छिपाने के लिए वास्तव में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। इसका विचार मात्र ही उसे असहज महसूस करा रहा है। कुछ दिन हल्की हल्की हवा की तरह बीत जाते हैं। रोवन को काम का बोझ हल्का करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लाइब्रेरी की सफाई करते हुए देखा जा सकता है। वह अभी भी मैना प्रसारित करते हुए इधर उधर घूमने में पारंगत नहीं है, लेकिन यह प्रबंधनीय हो गया है। जब वह सड़कों पर भीख मांगता था, तब वह शांत बैठा रहता था और शांति से मन की सांस लेता था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। उसने इतना अभ्यास कर लिया है कि वह चलते समय या किताब पढ़ते समय भी मन का संचार कर सकता है। फिर भी उसकी मन एकाग्रता में वृद्धि नहीं हुई है। यह हमेशा बिखरता रहता है, कभी ठीक से इकट्ठा नहीं होता। यह निराशाजनक है, लेकिन उनका मानना है कि चीजों को एक समय में एक कदम उठाना अंततः उन्हें वहां ले जाएगा जहां वह होना चाहते हैं। एक विशेष दिन पर सभी बच्चे मुख्य दालान में एकत्र होते हैं। उनके सामने उपनिदेशक और एमी खड़े हैं। बिना समय बर्बाद किए उपनिदेशक आगामी वाचन कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के नाम पुकारना शुरू कर देते हैं। सौभाग्य से थियो, लिली और नूह ने कटौती की, लेकिन जब रोवन की बात आती है तो उपनिदेशक झिझकते हैं। वह उसे इस बार शामिल होने देने के खिलाफ है क्योंकि उसने अभी अभी परियों की कहानियां पढ़ी हैं। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लड़का बेहद खूबसूरत है। उनकी उपस्थिति ही इस आयोजन में 4 चांद लगा देगी। इसलिए सीधे भाग लेने के बजाय उसे निरीक्षण करने और माहौल को महसूस करने का निर्देश दिया गया है। रोवन एक अच्छे व्यवहार वाला लड़का होने के नाते विचार किए जाने के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। चयन पूरा होने के साथ एमी चुने हुए बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आगे आती है। वह सभी 10 लोगों को उचित कपड़े पहनकर रिसेप्शन हॉल में इकट्ठा होने का निर्देश देती है। इस बीच जिन बच्चों का चयन नहीं हुआ, वे आपस में बड़बड़ाते हैं। यह अनुचित लगता है कि रोवन जैसे किसी व्यक्ति को तब चुना गया जब उसने अभी अभी परियों की कहानियां पढ़ी थीं। बाद में रोवन अपनी नई पोशाक में मनमोहक, परिष्कृत और निर्विवाद रूप से आकर्षक लग रहा है। थियो उसकी तारीफ करता है और रोवन प्रशंसा के साथ उसका जवाब देता है। फिर एमी उसे कार्यक्रम के लिए उसकी निर्धारित सीट तक ले जाती है। एक बार जब सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, तो दरवाजे पर दस्तक मेहमानों के आगमन का संकेत देती है। जल्द ही सभी महत्वपूर्ण हस्तियां अंदर जाने लगती हैं। महिलाओं में से एक वह है जिसने पहले रोवन को सड़कों पर पैसे मांगते हुए देखा था। हाँ, मुझे वह भी याद है। उस समय वह इतनी सुंदर छोटी लड़की को देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई थी। यहां तक कि रोवन को भी उसकी याद आती है और वो उस दिन उसे कुछ पैसे देकर दिखाए गए दयालु भाव के लिए तुरंत अपना आभार व्यक्त करता है। महिला का नाम कैरोलिन है और ऐसा लगता है कि वह रोवन की बिना शर्त प्रशंसक बन गई है। इस हद तक कि वह उपनिदेशक से उसके बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक सकती और उसे बता रही है कि कैसे उसने पिछली सर्दियों में ब्री चौराहे पर बच्चे को भीख मांगते हुए देखा था। तब वह बहुत सुंदर दिखते थे और अब वह पहले से भी अधिक अच्छे दिखते हैं।
उत्साह बढ़ाने के लिए उपनिदेशक ने खुलासा किया कि रोवन ने पढ़ना भी सीख लिया है। यह सुनकर कैरोलिन और भी अधिक रोमांचित हो जाती है और रोवन को आज एक किताब का एक अंश पढ़ने पर जोर देती है। उपनिदेशक ने विनम्रतापूर्वक बताया कि रोवन केवल आज निरीक्षण करने के लिए यहां आए हैं। कैरोलिन के लिए यह दुखद बात है, जो उसे पढ़ते हुए सुनने के लिए बेताब थी। ये देखते हुए कि यह अतिथि रोवन के बारे में कितना उत्साही है, उपनिदेशक ने उसे परीक्षण के रूप में अंतिम अध्याय पढ़ने का प्रयास करने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद रोवन की लयबद्ध और सुखद आवाज सुनकर मेहमान बिल्कुल चकित हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज हर किसी को सम्मोहित कर रही है, हवा को घने प्यार और स्नेह से भर रही है जो महिलाओं को उनके अंदर भावनाओं के उबाल से पागल कर रही है। रोवन की आवाज में भावनाओं की तीव्रता मेहमानों को हल्की हल्की आहें भरने पर मजबूर कर देती है। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। रहस्य और तीव्रता के कारण महिलाएं अपने निचले होंठ काटने लगती हैं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक बार जब वह पढ़ना समाप्त कर लेता है तो महिलाएं उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाती हैं और हर वह मधुर शब्द बोलती हैं जिसके बारे में वे सोच सकती हैं। रोवन चापलूसी को अपने सिर पर हावी नहीं होने देता और सारा श्रेय मिस डिप्टी को देता है, जिन्होंने उसकी क्षमता का दोहन करने में उसकी मदद की और उसे यह अवसर दिया। कैरोलिन ने उसे कल भी पढ़ते हुए सुनने की इच्छा व्यक्त की। उपनिदेशक ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद हम रोवन को लाइब्रेरी में अलमारियों पर रखी किताबों को इधर उधर करते हुए पाते हैं। इस बार वह ऐसी किताबें इकट्ठा कर रहा है जो उसके मन का दोहन करने और उसे उसके शरीर की गतिविधियों के साथ कुशलतापूर्वक तालमेल बिठाने में मदद कर सकती हैं। जैसे ही वह एक अच्छी किताब उठाता है, ब्लेक उसके पास आ जाता है और देखता है कि रोवन के हाथ में जो किताब है वह जीवन के आनंद, विशेषकर सेक्स के बारे में है। ब्लेक की अचानक उपस्थिति से रोवन डरने का नाटक करता है, लेकिन असल में उसे पहले से ही पता था कि पीछे से कौन आ रहा है। ऐसा लगता है कि ब्लेक आज रीडिंग इवेंट में असाधारण अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रोवन को प्रोत्साहन देने के लिए यहां आए हैं। वह इस बात से थोड़ा निराश महसूस कर रहे हैं कि वह अपने जूनियर को व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हुए सुनने से चूक गए, इसलिए वह यहां उन्हें सुनने की आशा से पुस्तकालय आया था। रोवन रीडिंग इवेंट में शामिल न होने के लिए अपने सीनियर को दोषी नहीं ठहराते, यह समझते हुए कि ब्लेक के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। रोवन को आश्चर्य होता है कि क्या उसके वरिष्ठ के पास साझा करने के लिए कोई नया अपडेट है। इसके बाद ब्लेक ने यूनियन के उन लोगों के बारे में कुछ खुलासा किया जो पहले उसका पीछा कर रहे थे। वे फिर से परेशान करने लगे हैं, इसलिए ब्लेक ने प्रशासकों के साथ मिलकर उनसे निपटने की योजना बनाई। रोवन को पूरा यकीन है कि ब्लेक द्वारा प्रशासकों की मदद करने से यूनियन के उन लोगों को गंदगी खानी पड़ेगी और उन्हें वह सबक सीखना पड़ेगा जिसके वे हकदार हैं। इन उत्साहवर्धक शब्दों को सुनने से वरिष्ठ का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। जितना वह कल के वाचन कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, उतना ही उसे डर है कि उसे इसे छोड़ना भी पड़ेगा। जबकि ब्लेक एक बहादुर व्यक्ति की तरह लगता है जो उन यूनियन लोगों के खिलाफ जाने वाला है, यह उसे असली खलनायक भी बनाता है। आखिरकार संघ का अस्तित्व ही शांति और शांति बनाए रखने के लिए है। लेकिन चूंकि ब्लेक रोवन के प्रति बहुत दयालु है, इसलिए वह हमारे लड़के की नजर में एक अच्छा इंसान है। बातचीत जारी रखते हुए रोवन ने अपने वरिष्ठ को आश्वासन दिया कि उम्मीद है कि उसे पढ़ते हुए सुनने का एक और मौका मिलेगा। आखिरकार वह भविष्य में अक्सर जोर से पढ़ता रहेगा। रोवन उसकी भलाई के बारे में अधिक चिंतित है। वह उन यूनियन लोगों से निपटने के लिए उसे शुभकामनाएं देता है। ब्लेक नन्हे बच्चे को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता है। फिर वह रोवन द्वारा पकड़ी गई किताब की ओर इशारा करता है और जोर देकर कहता है कि पढ़ने के सत्र से मुक्त होने के बाद वह इसे पढ़े। इसके साथ ही सीनियर काम पर निकल जाते हैं और रोवन को ब्लेक और यूनियन के बीच की स्थिति पर विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि जब मन पर नियंत्रण रखने में महारत हासिल करने वाले दो लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो कैसा दिखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यह पता लगाना चाहता है कि ताकत के मामले में वह कहां खड़ा है और क्या वह अपने सीनियर के स्तर से तुलना कर सकता है। वह अपने शरीर के भीतर मन को संघनित और प्रवाहित करना शुरू कर देता है और अनजाने में उसके हाथों में शक्ति बढ़ने के कारण वह अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को दो टुकड़ों में फाड़ देता है। दरवाजा खटखटाकर लड़के को अंदर आने के लिए कहा जाता है। रोवन को नहीं पता कि डिप्टी महिला ने उसे क्यों बुलाया। वह अपने शब्दों को एक साथ रखने की कोशिश करती है। पता चला भाई सभी कुलीन महिलाओं के बीच पसंदीदा पाठक बन गए हैं। वे केवल उसकी आवाज सुनना चाहते हैं और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि वह अकेले पढ़ रहा है या नहीं। उन चिल्लाने वाली महिलाओं ने बेचारे डिप्टी को सिरदर्द दे दिया, इसलिए उसने उनकी असंभव मांगों को पूरा करने की कोशिश की। और ठीक है, अब वह उस लड़के से यह पूछने के लिए परेशान हो गई है कि क्या वह ऐसा कुछ करने के लिए तैयार है। रोवन को कोई समस्या नहीं है, इसलिए वह डिप्टी के लिए प्रयास करने को तैयार है। अगले दृश्य में डिप्टी आधिकारिक तौर पर उस दिन के लिए विशेष पाठक की घोषणा करता है, लेकिन हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है जब रोवन के बजाय थियो का नाम पुकारा जाता है। इससे लड़का हकलाने लगता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि उसे चुना गया है। डिप्टी ने लड़के के साथियों के साथ मिलकर उसे बधाई दी, यहां तक कि थियो भी दर्शाता है कि यह रोवन होना चाहिए था। नीले बालों वाला लड़का व्यक्त करता है कि रोवन की पढ़ने की क्षमता इतनी सुंदर और अच्छी है कि वह निश्चित रूप से किसी महान स्थान पर पहुंचेगा। जहां तक विशेष पाठक की बात है, थियो अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। उसे दूरी में खोता देख रोवन भी थोड़ा दुखी है कि लड़के को छोड़ना पड़ा। हालांकि नुकसान की भावना केवल थोड़ी देर के लिए ही रही, क्योंकि इसके तुरंत बाद रोवन ने अपना पढ़ना जारी रखा और अपनी काव्यात्मक आवाज से कुलीन महिलाओं को प्रभावित किया। उनके पास रोने या नुकसान को याद करने का समय नहीं था, क्योंकि वह पाठक के रूप में अपनी भूमिका निभाने में व्यस्त थे। चूंकि बच्चे को भारी शेड्यूल सौंपा गया है,
डिप्टी ने उसे याद दिलाया कि उसे दिन के लिए सुबह और दोपहर दोनों सत्रों में भाग लेना होगा, जिसका अर्थ है कि वह अब से दोहरी पाली में काम करेगा। यहां तक कि डिप्टी को भी उस पर इतना दबाव डालने के लिए खेद है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उसकी मांग बहुत अधिक है। इसे बोझ मानने के बजाय रोवन इसे एक अवसर के रूप में लेता है और आभारी है कि लोग उसके पढ़ने का आनंद लेते हैं। साथ ही छोटा भाई कबूल करता है कि पढ़ने के सत्र के बाद भावनात्मक तनाव के कारण वह हमेशा स्तब्ध रह जाता है, इसलिए वह अपने विचारों को शांत करने के लिए प्रत्येक सत्र के बाद एक ब्रेक अवधि चाहता है। बेशक डिप्टी भी ईमानदार लड़के की मांगों को अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि वह पिछवाड़े से आगे न बढ़े। रोवन को इससे कोई दिक्कत नहीं है और वह इतना पाकर काफी खुश है। बगीचे को घूरते हुए लड़का खुद को एकांत में पाता है। यहाँ वह फिर से मन परिसंचरण का अभ्यास कर सकता है। अपने मन को मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों जैसी विशिष्ट स्थितियों पर केंद्रित करते हुए रोवन पुस्तक के मार्गदर्शन के अनुसार प्रयोग कर रहा है। उस एकाग्रता का अनुसरण करते हुए वह इसे अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर सकता है। एक चीज जो प्रक्रिया की सफलता निर्धारित करती है वह है दृढ़ इच्छा शक्ति। क्योंकि मन को किसी के शरीर को हिलाने के लिए केवल विचार से अधिक की आवश्यकता होती है, इसके लिए इच्छा और कार्रवाई के आह्वान की भी आवश्यकता होती है। रोवन का शरीर चारों ओर घूम रहे मन से प्रकाशित है। प्रक्रिया के अंत तक वह खुद को सामान्य स्थिति में पाता है। हालांकि एकमात्र समस्याग्रस्त पहलू मन की एकाग्रता है और वह यह नहीं बता सकता कि इसका उसके शरीर या उसके कौशल से कोई लेना देना है या नहीं। लेकिन अभी के लिए लड़का इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। उसका मानना है कि किसी भी कमजोरी को कुशलतापूर्वक त्यागना अधिक महत्वपूर्ण है ताकि वह अन्य लोगों की तरह न हो जाए। जब ब्लेक लड़के को आश्रय में ले गया तो वह अपने आप चल भी नहीं पा रहा था। रोवन को संदेह था कि संघ के लोग शायद उसका पीछा करते करते थक गए हैं, जो राहत भी है और अवलोकन भी। अवलोकन यह है कि मन का उपयोग करने वाले लोग भी अंततः कमजोर और थके हुए हो सकते हैं। रोवन संग्रहित मन उपयोग के कोड को क्रैक करना चाहता है और बाहरी मन को अपने रूप में उपयोग करने की संभावना का आनंद लेता है। आखिरकार उसने पहले ही अपनी आवाज में मन भरकर और इसे आउटपुट के रूप में भेजकर अपने सिद्धांत के अनुप्रयोग का परीक्षण कर लिया है। यह बाहरी मन को तब तक बदलने की संभावना का द्वार खोलता है जब तक उसका एक विशिष्ट आकार या स्वरूप है। रोवन संभावना के साथ खेलता है और जब वह एक पत्ते को ऊपर उठाता है तो उसे एक आश्चर्यजनक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगले दृश्य में विशेष पाठक को एक बार फिर चुना जाता है और इस बार वह लिली है। बेशक थियो की तरह उसकी सराहना की गई और उसे सुरक्षित रहने के लिए कहा गया, लेकिन किसी अजीब कारण से लिली रोवन के सामने घबरा गई और अवाक रह गई, जिससे वह काफी भ्रमित हो गया। लड़की लड़के के प्रति अपने प्यार को कबूल करने में हकलाती है, लेकिन दुर्भाग्य से जब अन्य बच्चे स्पष्ट रूप से अपने व्यक्तिगत भ्रम के बारे में चर्चा करने लगते हैं तो वह चुप हो जाती है। ये जानते हुए कि रोवन उन सभी में सर्वश्रेष्ठ है, वे विश्वास नहीं कर सकते कि उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार छोड़ दिया गया। इस बिंदु पर वे निश्चित हैं कि इसमें डिप्टी का हाथ है। उनका मानना है कि वह संस्थान के लिए सिर्फ एक सोने की मुर्गी है क्योंकि वह बहुत अधिक लाभ लाता है। बेचारी लिली की स्वीकारोक्ति नष्ट हो जाती है, खासकर जब रोवन उससे दोबारा ऐसा कहने का अनुरोध करता है क्योंकि वह चूक गया था। लेकिन हाँ, लिली रोते हुए चली जाती है और अपने प्यार को कबूल करने का मौका खो देती है। जहां तक रोवन का सवाल है, लड़का चिंतन की स्थिति में व्यस्त है और याद कर रहा है कि कैसे सभी विशेष पाठक एक अच्छे परिवार में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वह अपने जीवन के व्यापक अनुभव के साथ एक नई दुनिया का अनुभव कर सकता है। इस तरह वह मन भंडारण के बारे में और भी तेजी से सीख सकता है। लड़के की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अगले ही दिन अपने एक ब्रेक के दौरान वह पिछली बार की तरह उसी उत्तोलन तकनीक का प्रयोग कर रहा है। बार बार प्रक्रिया के कारण रोवन को इसका उपयोग करना आसान लगता है। अचानक उसे पास में मैना की एक बैंगनी स्ट्रिंग महसूस होती है और उसने देखा कि एक आदमी परिधि के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यह वही व्यक्ति है जो वास्तव में उसे संस्था में लाया था। लड़का भारी गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिर जाता है और लड़के को आश्चर्य होता है जब उसे पता चलता है कि उसका मन लुप्त हो रहा है। अचानक एक और आदमी तेजी से उसके पीछे आता है और उसकी स्थिति की जांच करता है। वे चर्चा करते हैं कि क्या हुआ और उनकी बातचीत में यूनियन शब्द निकल जाता है। रोवन को इसके बारे में पता चलता है और उससे कहा जाता है कि वह चुपचाप अंदर वापस चले जाए, बिना यह दिखावा किए कि ऐसा कभी हुआ है। बच्चा अभी भी सदमे में है, उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दोपहर का पढ़ने का सत्र वास्तव में अचानक सूचना पर रद्द कर दिया गया है और बच्चों को सख्ती से अपने छात्रावासों में लौटने के लिए कहा गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए बच्चे असमंजस में हैं। एमी अपना ध्यान रोवन पर केंद्रित करती है और लड़के से तैयार होने का आग्रह करती है क्योंकि इस बार वह विशेष पाठक है। आखिरी बार कार्यक्रम की तैयारी करते हुए लड़का उदास लग रहा है। वह एमी की कड़ी टिप्पणी को याद करता है जिसमें उसके चेहरे पर सामान्य सहानुभूति का अभाव था। उन 2 व्यक्तियों के साथ पहले जो हुआ उसे याद करते हुए उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वे दोपहर के पढ़ने के सत्र को रद्द करने में भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि लड़का अनिश्चित है, वह आगे बढ़ता है और देखता है कि एमी तैयार है और प्रायोजक के पास जाने के लिए तैयार है। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि इस आश्रय स्थल पर कुछ और ही चल रहा है। बच्चे की अच्छी तरह से तैयार पोशाक देखकर वह एक पल के लिए चकित हो जाती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती है और बच्चे को उसके पीछे चलने का निर्देश देती है। रोवन सवाल करता है कि क्या उसे कैरोलिन द्वारा गोद लिया जा रहा है क्योंकि यह एक अच्छा अंत हो सकता है, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि यह वास्तव में कोई और है। लेकिन एमी एक बार फिर एक शब्द भी नहीं कहती है।
वे राहत आश्रय स्थल की ओर अपना रास्ता बनाते हैं जिसे एनेक्स कहा जाता है, जो उसे पहले की तुलना में अधिक अंधकार में और अंधकार में स्थान प्रतीत होता है। यहां तक कि रोवन भी समझ सकता है कि वह जगह अंदर से दुष्ट लोगों से भरी हुई है, जो संदिग्ध मन को आश्रय दे रहे हैं। वैसे भी स्वागतकर्ता लड़के को यह विश्वास करते हुए अंदर ले जाता है कि उनके लिए जल्दी करना जरूरी है। उस आदमी के साथ पार्टी करते समय लड़का आखिरी बार एमी के चेहरे पर नजर डालता है, जो तटस्थ दिखाई देता है। अंदर उसने तुरंत देखा कि इमारत में खिड़कियों का अभाव है और यह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक अंधकार में है। अगर कुछ घटित होता है तो लड़का अपनी सतर्कता कम नहीं होने देना चाहता। अंदर उसे वाइस डायरेक्टर की आवाज सुनाई देती है। वे एक अजीब से दिखने वाले हॉल में प्रवेश करते हैं जो किसी भी चीज की तुलना में अनुष्ठानिक बलि वेदी जैसा दिखता है। तुरंत रोवन को कुर्सी पर बैठने और पढ़ना शुरू करने के लिए कहा गया। अपने विचारों को एकत्र करते हुए वह सोचता है कि क्या ये रहस्यमय लोग पहले जो कुछ हुआ था उसके कारण संघ से भाग रहे हैं, और उसने अनुष्ठान के उद्देश्य पर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है। रोवन को वह किताब दिखती है जिसे उसे पढ़ना चाहिए था, लेकिन लड़का डरा हुआ और चिंतित नजर आ रहा है। फिलहाल वह नीचे उतर रहे अजीब गड्ढे के बारे में उत्सुक है, सोच रहा है कि क्या अंदर कुछ है। एक आत्मज्ञान उसके सिर पर वार करता है। यह वास्तव में मन का एक बड़ा गड्ढा है जो उस लड़के ने पहले कभी नहीं देखा था। रोवन को तुरंत अपना पढ़ना शुरू करने के लिए कहा गया है, और इसलिए लड़का काव्यात्मक ढंग से एक अंश पढ़ना शुरू करता है जो अंधेरे गड्ढे से संबंधित एक निराशाजनक कहानी का वर्णन करता है। अब भी वह इसके अंदर जमा हो रहे काले मैना को महसूस कर सकता है। रोवन लगातार पढ़ता रहता है और सोचता रहता है कि कैसे वह अनियंत्रित भावना से प्रभावित हो रहा है। उनके पढ़ने से उनके अपने कथन में भी गहरा मोड़ आ जाता है, और अब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। यह वास्तव में मन का गड्ढा है जो उसका एकमात्र श्रोता है। जैसे जैसे लड़का पढ़ना जारी रखता है, वह पाता है कि उसकी अपनी ही सोच कमजोर होती जा रही है। हर शब्द के साथ उसका शरीर कमजोर महसूस होता है, और वह सोचता है कि यह खतरनाक है। हालांकि अगर वह अभी रुका तो बहुत देर हो जाएगी, आश्रय संकट में पड़ जाएगा, और संघ की ताकतें उन्हें पकड़ लेंगी। और भी अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए लड़का कठिनाई को सहन करता है। उनकी नई कार्य योजना आसपास के मन को अवशोषित करना और अपने लिए इसके प्रवाह को थोड़ा समायोजित करना है। और इसके साथ ही सफेद मैना की टैंड्रिल अलग हो जाती हैं और उसके शरीर से दूर चली जाती हैं, जिससे वह एक बाधा के रूप में घिर जाता है। मन प्रवाह पर उनके पूर्ण नियंत्रण के परिणामस्वरूप पूर्ण सफलता मिली। अब लड़का खुश है क्योंकि उसे पढ़ने की चिंता नहीं है। वह थोड़ी देर के लिए रुकने की योजना बना रहा है और वह मन की पहचान के आधार पर हमेशा बता सकता है कि संघ के लोग आए हैं या नहीं। रोवन पढ़ना जारी रखता है, लेकिन उसे बहुत अधिक समय लग रहा है क्योंकि जो लोग उसकी मौत की साजिश रच रहे थे उन्हें संदेह था कि प्रक्रिया अब तक समाप्त हो जाएगी। यह महसूस करते हुए कि उन्हें जांच करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन हमारा लड़का उनके लिए पहले से ही तैयार है। यह महसूस करते हुए कि वे इस ओर जा रहे हैं और सोच रहा था कि क्या वह पर्याप्त समय खरीदने में सक्षम है। जब वह लोगों को अंदर घुसते देखता है तो उसका ध्यान टूट जाता है। उनमें से एक आदमी दहाड़ते हुए अंदर जा रहा है, लेकिन लड़के को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे वास्तव में उसके पास आने के बजाय भूमिगत हो रहे हैं। इससे उसे आश्चर्य होता है कि अंधेरे गड्ढे में आखिर क्या खिलाया जा रहा है। यह दृश्य गृहस्वामी को थप्पड़ मारने और डिप्टी महिला द्वारा उसे पकड़ने का है। अनुष्ठान के प्रभारी व्यक्ति को लगता है कि भागने की कोशिश करने के कारण उन्होंने उसे किसी तरह से धोखा दिया है। इस बीच रोवन लापरवाही से नीचे उतरता है और अपना ध्यान खोई हुई आत्माओं के एक भयानक पेड़ पर केंद्रित करता है। रोवन की दुनिया उसकी अपनी आंखों के सामने टूट जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि अनुष्ठान के लिए कई लोगों की बलि दी गई थी। उसकी निराशा तब और भी गहरा हो जाती है जब वह पॉलिन को उनमें से एक के रूप में पहचानता है। वैसे भी पहले वाला पागल आदमी बच्चे को पकड़ लेता है। इस बीच ब्लेक दौड़ता हुआ आता है और सवाल करता है कि आखिर क्या हुआ और सभी निर्देशक क्यों मारे गए। ब्लेक को पता चला कि निर्देशकों ने भागने की कोशिश की और तभी उन्हें एक अजीब फल मिला। रोवन को यहां लाया गया था ताकि वे एक और फल बना सकें, लेकिन अंत में प्रक्रिया अप्रत्याशित रूप से दक्षिण की ओर चली गई, इसलिए उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। ब्लेक ने अपनी हताशा प्रकट की और पॉलिन की लाश से ब्लेड खींच लिया। यह दृश्य लड़के को उस आदमी के साथ हुई बातचीत की याद दिलाता है जिसे वह अपना भाई मानता था। उन्होंने ब्लेक से पूछा कि उनके पास तलवार क्यों नहीं है, और उन्हें केवल इतना बताया गया कि उनके हथियार का इस्तेमाल कहीं और किया जा रहा था। यह स्याह सच है। पॉलिन की हत्या के लिए ब्लेक जिम्मेदार है। अंधेरा दृश्य रोवन को प्रकृति की एक अपरिचित शक्ति में बदल देता है। पहला काम वह यह करता है कि उस आदमी को तुरंत मार डालता है। जब ब्लेक अपने ब्लेड को पुनः प्राप्त करने में व्यस्त था तो वह ध्यान देने में असफल रहा कि पीछे क्या हो रहा था। अगली चीज जो उसे पता चली वह थी एक शक्तिशाली अंधेरे आभा में घिरा हुआ लड़का। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में रोवन इतना शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि ब्लेक अपना यापिंग सत्र समाप्त कर पाता, रोवन सचमुच तेजी से उस पर हमला कर देता है। उनका ध्यान उन लोगों के जीवन पर केंद्रित है जो अब यहां नहीं है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लड़का अपनी मां के लिए रोता है जो अब नहीं रही। मन को मृत पेड़ के अंदर स्थापित करते हुए वह लोगों की यादों में गहराई से डूब जाता है। रोवन को रोते हुए असहाय बच्चों और मृत लोगों की दुखद भयावह यादें नजर आती हैं। उसके सामने एक आदमी है, रोवन का एक परिपक्व संस्करण जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, लेकिन उम्र में बड़ा है। इससे पहले कि लड़का यादों को और अधिक समझने में सक्षम हो, क्रम टूट जाता है, जिससे उसे बहुत अफसोस होता है। और यद्यपि वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है, उसके अंदर कुछ बदल गया है।
ऐसा लगता है जैसे वह उस परिचित मन से फिर से जुड़ गया है जिसे उसने एक बार खो दिया था। पॉलिन द्वारा युवा लड़के को गले लगाने की स्मृति। पॉलिन उसे बताती है कि वह वास्तव में केवल तभी अकेला होता है जब उसका दिल खाली होता है, और अगर लड़का उन लोगों की यादों को संजोए रखता है जिन्हें वह संजोता है, तो वह कभी अकेला नहीं होगा। इसलिए उसे अपने दिल में गहराई से झांकना चाहिए और उनके प्यार की तलाश करनी चाहिए। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखा जा सके, बल्कि महसूस किया जा सके। पॉलिन की आवाज लड़के के दिमाग में गूंजती है, उसे अपने दिल की आवाज सुनने का आदेश देती है। यह परिचित मन लड़के को निर्देश दे रहा है कि जो उसके लिए महत्वपूर्ण है उसे नजरअंदाज न करें। और हालांकि उनकी यादें और अपनी मां के साथ उनका प्यार सब खत्म हो गया है, वे अब भी और हमेशा के लिए उनके दिल में है। और उनके हार्दिक पुनर्मिलन के अंत के साथ वास्तविकता में वापसी होती है। ब्लेक ने अपना ब्लेड लड़के की गर्दन पर घोंप दिया है, जिससे पता चलता है कि उसने रोवन की खातिर इंतजार किया, अन्यथा वह जल्द ही मामला सुलझा लेता। लेकिन वह हमेशा से जानता था कि लड़का चतुर था। उसके अधीनस्थों ने उनकी योजना को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब वह उत्सुक है और कुछ पूछना चाहता है। ब्लेक ने लड़के से अनुरोध किया कि वह उसके साथ आए या बस एक शांत मौत मर जाए जब उसके आसपास कोई न हो। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लड़का बेरुखी से सवाल करता है कि वे कहां जा रहे हैं। ब्लेक ने व्यक्त किया कि वे संभवतः दूसरे फार्म में जाएंगे जहां वह अपने सामने वाले पेड़ों की देखभाल करेगा। ब्लेक उनके प्रबंधक होंगे और उनकी देखभाल करेंगे। दूसरे शब्दों में, वह आधिकारिक तौर पर रैटलर नामक समूह का सदस्य बन जाएगा। अब आप पूछें, पहेली क्या है? यह वास्तव में उनके पंथ नेता का समूह है जो काले जादू से उनकी दुनिया की दिशा बदलने का इरादा रखता है। ब्लेक महज अपने नेता का नौकर है, जो रोवन की बेजान आंखों में एक हाड़ कंपा देने वाला सवाल पूछता है। वह जानना चाहता है कि क्या पेड़ के निर्माण के लिए ब्लेक जिम्मेदार है। इस पर तलवारबाज व्यक्त करता है कि उसके पास उस प्रकार की शक्ति नहीं है, इसलिए वास्तव में ऐसा नहीं है। वह केवल उन महायाजकों की कृतियों का अवलोकन करता है जो ऐसी चीज बना सकते हैं। वैसे भी ब्लेक के पास चैट करने का समय नहीं है और वह लड़के के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसका जवाब जानना चाहता है। रोवन ने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए परिपक्वतापूर्वक अपना रुख घोषित किया। उस मामले में ब्लेक असंतुष्ट है और सचमुच युवा लड़के के खिलाफ अपना ब्लेड खींचता है। यह कमीना वही आदमी है जो उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था, इसलिए मैं कम से कम कुछ झिझक की उम्मीद कर रहा था। लेकिन नहीं, वह वास्तव में अपने सिर के लिए गया था। सौभाग्य से रोवन ने ब्लेड रोक दिया, जिससे बदमाश को काफी झटका लगा। लड़के ने अपने बाहरी मन नियंत्रण की बदौलत लापरवाही से अपनी 2 उंगलियों से हथियार को रोक दिया। अभी रोवन जानना चाहता है कि क्या पॉलिन की हत्या के लिए ब्लेक जिम्मेदार है। अहंकारी तलवारबाज को आश्चर्य होता है कि यदि छोटा लड़का हाँ में उत्तर देगा तो क्या वह बदला लेगा। जवाब में लड़के ने अपने विद्युतीय मन से ब्लेड को चकनाचूर कर दिया और घोषणा की कि ब्लेक कल देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। अब यदि आप इसके बारे में सोचें तो यह बेहद ठंडा और दुखद भी है। ब्लेक को इतना जोरदार झटका लगा कि वह दर्द से घुटनों तक गिर पड़ा। छोटे लड़के ने उसे चकमा देने के लिए पहले से चेतावनी भी दी थी और फिर भी वह नहीं जा सका। इससे पहले कि ब्लेक अपने शाप को खत्म भी कर सके, रोवन ने निर्दयतापूर्वक उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। लड़का बेरुखी से इस बात पर जोर देता है कि उसके जैसे लोगों को अपराध बोध से नहीं बचना चाहिए या उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आखिरकार ये तो उनके अपने कार्यों का प्रत्यक्ष परिणाम है, और इस बिंदु से रोवन अपने जैसे लोगों के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करेगा। अपनी घोषणा के अंत तक ब्लेक को गोजो उपचार मिलता है और वह किटकैट बन जाता है। हालांकि रोवन की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि उसे निचले स्तरों पर उतर रहे कुछ ही लोगों के अलावा कुछ और लोगों का पता चलता है। समूह आता है और उनका नेता उनसे पूरी जगह की तलाशी लेने की मांग करता है। यह यूनियन डिवीजन का उपकप्तान ऑस्कर है, जो लड़के की प्रतिभा पर ध्यान देता है और सवाल करता है कि क्या वह टेलीकिनेटिक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। लड़का भ्रमित है, इसलिए ऑस्कर ने अपना प्रश्न बदल दिया और पूछा कि क्या उसने पहेली समूह के माध्यम से किसी तरह जादू सीखा है। जवाब में रोवन ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया और स्पष्ट किया कि उसने कभी औपचारिक रूप से जादू नहीं सीखा। वह वास्तव में स्व सिखाया गया है, जो 10 साल के बच्चे का हास्यास्पद दावा लगता है, लेकिन ऑस्कर का मानना है कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। वैसे भी उपकप्तान अपना परिचय ठीक से देता है और लड़के के बारे में जानता है। रोवन ने अपने तीक्ष्ण अवलोकन से उपकप्तान को प्रभावित किया और विश्वास प्रभाग के बारे में अपना ज्ञान बताया, जो टोही मिशनों को संभालने और तलवारबाजी में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। उन्होंने यहां तक बताया कि ऑस्कर उनके बैच के आधार पर एस रैंक है। उपकप्तान वास्तव में लड़के की चतुराई और सतर्क अवलोकन कौशल से स्तब्ध है। वह सोचता है कि यह बाहर बातचीत करने का अच्छा समय है और वह रोवन को तलवार भी वापस लाने के लिए कहता है। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए रोवन अपनी टेलीकिनेटिक क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, जिससे उपकप्तान जैसे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो विश्वास नहीं कर सकते कि 10 साल का बच्चा इतनी कम उम्र में इतना तेज है। उनके एक अधीनस्थ ने तुरंत ऑस्कर को पेड़ की उत्पत्ति के बारे में सूचित किया। उन्हें संदेह है कि इसे 2 साल से भी कम समय पहले बनाया गया था और इसे मंत्रमुग्ध करने वाला उडोन प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी ऑस्कर को लगता है कि अगर किसी भी महायाजक ने जादू हटा दिया होता तो उसने अपने मन के निशान छोड़ दिए होते। बेशक जब तक यह फादर्स कोन न हो। जहां तक रोवन की बात है, वह अभी भी विचार में खोया हुआ है और बेचारे छोटे बच्चों को घूर रहा है, जिन्हें विशेष पाठक कहा जाता था। उनका उपयोग बलि से अधिक कुछ नहीं किया जा रहा था। थियो और लिली दोनों चले गए और रोवन उनके साथ अधिक दयालुता से व्यवहार न करने के लिए अत्यधिक अपराधबोध महसूस करता है।
फिर वह ऑस्कर से पूछता है कि क्या उसने अपने मिशन में इस जैसे कई पेड़ देखे हैं, जिसका मतलब ये भी है कि यूनियन फेथ डिवीजन शायद रेटलर ग्रुप को खत्म करने के लिए और अधिक खेतों की जांच करेगा। हालांकि ऑस्कर लड़के को तदनुसार उत्तर देता है। वह रोवन के बारे में एक आश्चर्यजनक टिप्पणी करता है। आमतौर पर आप उम्मीद करेंगे कि एक बच्चा इस उम्र में उदासी से अभिभूत होगा, लेकिन नहीं, यह बच्चा अलग है। वह दृढ़ निश्चयी प्रतीत होता है। उसके अंदर एक स्पष्ट संकल्प और ध्यान देने योग्य गुस्सा रहता है। रोवन आस्था विभाग में शामिल होने का अनुरोध करता है, जबकि ऑस्कर यह मानते हुए अपने विचार एकत्र करता है कि बच्चा अपने दर्दनाक अनुभव के सदमे से स्पष्ट रूप से प्रभावित है, लेकिन वह इसे एक विशेषज्ञ की तरह छिपा रहा है। फिलहाल वह लड़के से कहता है कि वे उसके भाग्य का फैसला करने से पहले एक विशेष जांच करेंगे। उसे ऐसा करने के लिए कहा गया है और जैसे ही वह जा रहा है, उसने मृतक डिप्टी के शरीर पर एक सिक्का देखा। बच्चा उसे छीन लेता है और ऑस्कर के साथ चला जाता है। उनकी माने तो आस्था के स्तंभ को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। 13 लोग दुष्ट संगठन की ओर से हताहत हुए प्रतीत होते हैं, जबकि शटल की ओर से 3 लोग मृत पाए गए। इस अपराध के लिए 2 मुख्य अपराधियों पर संदेह है और उनमें से एक एमी प्रतीत होती है। इसके अलावा उच्च पुजारियों और समूह के मुख्य अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से केवल प्रारंभिक अनुष्ठान क्षेत्र की स्थापना की। वे अभी तक इसके ढहने के असली कारण का पता नहीं लगा पाए हैं। यही कारण है कि कैसे और क्यों इसका पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के समापन के साथ उप कप्तान रोवन की ओर मुड़ता है और सवाल करता है कि लड़के को सबसे अधिक आराम कहां मिलता है। रोवन ने जवाब दिया कि उसे लाइब्रेरी पसंद है। इसलिए लड़के की पसंद को ध्यान में रखते हुए विचारशील ऑस्कर का मानना है कि वहां बात करना सबसे अच्छा है। वह लड़के को आगे बढ़ने के लिए कहता है और अगले ही दृश्य में वे पुस्तकालय के अंदर बैठकर योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ऑस्कर ने व्यक्त किया कि कैसे पुस्तकालय के अंदर भी उसे मन की साधना पर कोई किताब नहीं मिली, इसलिए वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि लड़का अपने दम पर जादू सीखने में कैसे कामयाब रहा। रोवन की सरल व्याख्या यह है कि उन्होंने इसका पता लगा लिया, जो वास्तव में उनकी प्रतिभा का एक उल्लेखनीय संकेत है। प्रतिभाशाली लोगों के पास आमतौर पर अपनी सहज क्षमताओं को सरल बनाने का कोई अच्छा तरीका नहीं होता है, इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया आम है। कैसे भी कहानी पर वापस आए, रोवन खुद को स्मार्ट कहता है, जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहां तक कि उपकप्तान भी सोचता है कि बच्चा सच कह रहा है और वह प्रतिभाशाली हो सकता है। फिर भी वह सामने आई घटनाओं की कहानी में लड़के का पक्ष जानना चाहता है। तो लड़का पहली बार आश्रय में आने के बारे में बात करना शुरू करता है। उनकी बातचीत काफी समय तक चलती रही और अंततः उसने अपना संदेह समाप्त कर लिया कि पॉलीन अपनी शक्तियों को उसे हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार रही होगी। उनका पक्ष सुनने के बाद भी कहानी के कई पहलू ऐसे हैं जो उपकप्तान को उलझन में डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए, यह एक ऐसा लड़का है जिसने कभी मन की साधना का प्रशिक्षण भी नहीं लिया, और फिर भी वह पहली समूह के 2 लोगों को मारने में सक्षम था, विशेषकर ब्लेक को, जो एक प्रतिभाशाली तलवारबाज था। फिर तथ्य यह है कि उसने महायाजक की अनुष्ठान शर्तों को भी तोड़ दिया, जो कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि लड़का बिना कोई मंत्र बोले टेलीकिनेसिस का उपयोग कर रहा है, इसलिए यह भी अजीब है। और फिर सच तो यह है कि वह थका हुआ भी नहीं दिखता। रोवन एक खजाने की खान है जिसकी तलाश करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। लड़का जिज्ञासु है, इसलिए वह उस पेड़ के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहता है जिसे उन्होंने खोजा था। हमें एक स्पष्टीकरण डंप मिलता है। मूल रूप से यह संगठन द्वारा बनाया गया एक अनुष्ठान उपकरण है जो मानव जीवन का उपभोग करता है। उनका लक्ष्य जीवन ऊर्जा की खपत से बने फल को जन्म देना है। यह वास्तव में शारीरिक रूप से प्रकट मन का एक संक्षिप्त संस्करण मात्र है, इसलिए यह एक अनमोल फल है। ऑस्कर लड़के को वह फल भी दिखाता है जो रोवन के मन उपभोग की प्रक्रिया के रूप में बनाया गया था। फिर फल लिया जाता है और खाया जाता है, जिससे व्यक्ति को अपने मैना भंडार को बढ़ाने की अनुमति मिलती है। यह काले बाजार में एक महंगा उत्पाद है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे पढ़ने की पद्धति का उपयोग क्यों कर रहे हैं, यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि अनुष्ठानों के लिए शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि पढ़ने से पेड़ स्थिर होता है और फल की गुणवत्ता बढ़ती है। इस स्पष्टीकरण से रोवन दर्शाता है कि कैसे उसकी कहानी में पेड़ का निवेश किया गया था, जैसे कि वह इसे किसी अन्य व्यक्ति को पढ़ रहा हो। इसका मतलब है कि यह अपनी गतिविधि में स्थिर हो गया और पेड़ बनने से पहले लड़का समझता है कि वे जीवित और सांस लेने वाले लोग थे। ऑस्कर उनके आलोचनात्मक कौशल से प्रभावित हुए और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे भी इसके बारे में उसी तरह सोचते हैं। लड़के के सवाल अभी भी अधूरे हैं और वह टेलीकिनेसिस शब्द के बारे में जानना चाहता है। तो उपकप्तान ने उसे बताया कि यह सिर्फ जादू का एक रूप है जो वस्तुओं को भौतिक स्पर्श के बजाय मन के माध्यम से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। रोवन उसी क्षमता का प्रदर्शन करता है और महसूस करता है कि वह वास्तव में जादू में हेरफेर कर रहा था। उसे अपनी शक्ति या जादू की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, और भले ही लड़का केवल टेलीकिनेसिस के पहले चरण को प्रदर्शित करता है, ऑस्कर उसे अपनी उम्र के हिसाब से अनोखा मानता है। ये याद करते हुए कि लड़का आस्था प्रभाग के साथ आना चाहता है, ऑस्कर लड़के के इरादों के बारे में जानने को उत्सुक है। आखिरकार अभी अभी वह उन लोगों द्वारा पीठ में छुरा घोंपने के दर्दनाक अनुभव से गुजरा जिनसे वह प्यार करता था और जिस पर सबसे अधिक भरोसा करता था। इसलिए वह उत्सुक है कि रोवन इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी उनके समूह में क्यों शामिल होना चाहता है। वैसे आस्था विभाजन या मिलन बातें तो एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। रोवन खुले तौर पर स्वीकार करता है कि यद्यपि वह विश्वास विभाजन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है, लेकिन उसकी सहज क्षमता यह निष्कर्ष निकालती है कि ऑस्कर वास्तव में अपने मन के अनुसार एक अच्छा व्यक्ति है।
10 साल के बच्चे द्वारा उसे शुद्ध और निर्दोष कहने पर भाई थोड़ा चकित हो जाता है और यहाँ तक दावा करता है कि बच्चे का अंतर्ज्ञान अन्य स्थितियों में उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। रोवन का तर्क है कि वह लोगों को अच्छी तरह से पढ़ सकता है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना किसी बच्चे को समूह में शामिल होने देना या उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करना आसान नहीं होगा। इससे लड़के से सवाल उठता है कि क्या वह उनके स्तर की तुलना में अनुभवहीन या कमजोर है। लेकिन उपकप्तान उसकी बात काट देता है और लड़के से कहता है कि वह उसकी बात सुने और उसकी बात अच्छे से सुने। जीवन में किसी की अपनी प्रतिभा से भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। उसके सख्त लहजे ने अभी अभी बेचारे लड़के का मूड खराब कर दिया। रोवन उदासी में डूब गया, जिससे ऑस्कर को स्पष्ट करना पड़ा कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि किसी बाहरी व्यक्ति के लिए अपवाद बनाना कठिन है और वह बहुत छोटा है। तो फिर युवा लेकिन चतुर लड़का सवाल करता है कि क्या किसी की उम्र उसके प्रदर्शन करने की क्षमता से अधिक मायने रखती है। यह चौंका देने वाला सवाल उपकप्तान को रोक देता है। यह सच है कि रोवन अपनी उम्र के हिसाब से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा प्रदर्शित करता है और यह दो वयस्क पुरुषों को वश में करने की उसकी क्षमता से स्पष्ट होता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। दुर्भाग्य से ऑस्कर स्वीकार करते हैं कि संघ किसी की प्रतिभा के बजाय उसकी उम्र के आधार पर उसके अनुभव को महत्व देता है। रोवन फिर सवाल करता है कि क्या वह उनके समूह के लिए अपरिपक्व लड़का है। खैर, उपकप्तान ने लड़के को एक मौका देने का फैसला किया और इसे बातचीत के बजाय एक नकली साक्षात्कार माना। उसका पहला सवाल यह है कि उसने एडगर को क्यों मारा जबकि उसने पहले तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस पर रोवन ने चतुराई से जवाब दिया कि एडगर ने हेडमास्टर के साथ साथ उसकी पत्नी को भी मार डाला और यह स्पष्ट लग रहा था कि वह आगे मरने वाला था, इसलिए उसकी ओर से झिझक घातक हो सकती थी। ऑस्कर का तर्क है कि लड़के ने फिर भी 2 लोगों को मार डाला, इसलिए यह संभव है कि अन्य कारकों ने उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया होगा। शायद यह उनका गुस्सा ही था जो उनके रास्ते में आ गया। रोवन इस बात से सहमत हैं कि उनकी भावनाओं ने निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह इसे स्वीकार करने से डरते नहीं है। साथ ही उनका मानना है कि कभी कभी मानवीय भावनाएं निर्णय पर असर नहीं डालती हैं, बल्कि किसी की निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती हैं। जहां तक उनके फैसले के आधार की बात है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनसे पहले बदमाशों ने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली थी, इसलिए ऐसे लोगों को बख्शने का कोई मतलब नहीं था जिनके जीवन में बचाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आखिरकार उस जवान लड़के को भी उन्हें जीवित रहने देने का कोई अधिकार नहीं था। इस दावे पर ऑस्कर सवाल करता है कि क्या लड़के को उन्हें मारने का अधिकार था। रोवन का उत्तर है कि पिछले कारकों के आधार पर यह एकमात्र उचित उपचार था। बात बस इतनी है कि उस महत्वपूर्ण क्षण में उसके पास उन्हें न्याय दिलाने की शक्ति थी। हालांकि वह वास्तविकता से बचना नहीं चाहता। वास्तविकता यह है कि वह किसी की जान लेने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसके पास कोई बहाना नहीं है। तो उपकप्तान उससे पूछता है कि क्या उन लोगों को मारना सचमुच आवश्यक था। अपने सदमे के कारण रोवन ने स्वीकार किया कि दिन के अंत में कुछ लोगों को निष्पादन की भूमिका सौंपी जाती है, और अपनी हाड़ कंपा देने वाली दृष्टि से उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि संघ का अस्तित्व भी इसी कारण से था। उस संक्षिप्त क्षण में उपकप्तान को उसमें कुछ नजर आया। यह सच है कि संघ का लक्ष्य अपने अंतिम मूल्यों पर कार्य करना है, लेकिन इससे भी अधिक उनका आदर्श चारों ओर खुशी और हंसी से भरी दुनिया बनाना है। एक ऐसी दुनिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान से सुरक्षित, स्थिर और शांतिपूर्ण हो। हालांकि इस प्रकार का आदर्श कभी भी पूरी तरह से साकार नहीं होगा, फिर भी यह असंभव मानक है जिसे संगठन प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही संघ का असली उद्देश्य है। उपकप्तान को एहसास हुआ कि यह उनका एक उद्देश्य था और वह रोवन के शांत उत्तरों से प्रभावित हुए, लेकिन साथ ही आश्चर्यचकित भी हुए कि लड़का इतने गहरे विचारों को शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम है। ऑस्कर ने उसे ग्रेव नाम की किसी चीज के बारे में बताने का फैसला किया, जो कथित तौर पर एक परम दुष्ट संगठन है जो उनके राज्य के अस्तित्व को खतरे में डालता है। रिडल उस संगठन का एक गुट मात्र है। संघ का प्रथम डिवीजन उनके दुष्ट फॉर्मों को नष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, और यद्यपि यह प्रक्रिया थका होगी, उनका मानना है कि रोवन का योगदान वह निर्णायक बिंदु हो सकता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। ऑस्कर की टिप्पणी से लड़का भ्रमित हो गया, तो उपकप्तान ने निष्कर्ष निकाला कि वह अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए संघ में जाएगा, और एक बार जब वह ऐसा कर लेगा तो वे उसे अपने आप में से एक मान लेंगे। फिलहाल वह चाहते हैं कि रोवन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और इसके साथ ही बैठक समाप्त हो जाती है। बाहर ऑस्कर और उसकी टीम जमा है। वह रेले की अंधेरी योजनाओं में मदद करने के लिए डुनन शेल्टर के दुष्ट अभियानों की घोषणा करता है, लेकिन सौभाग्य से यूनियन ने एक बार फिर से दिखाया है और इस क्षेत्र में अंधेरे को नष्ट कर दिया है। कालकोठरी आश्रय अब से उचित संचालन फिर से शुरू करेगा। इसके अलावा वह डिवीजन को प्रस्थान करने का संकेत देता है। अंत में वह सिएना को अपने अधीनस्थों में से एक के रूप में बुलाता है और उसे कुछ निर्देश देता है। पहली नजर में युवा लड़के ने नोटिस किया कि वह कैसे तरंगों में नीले मन की चमक बिखेर रही है। ऑस्कर चाहता है कि लड़के को सुरक्षित रूप से यूनियन तक पहुंचाया जाए, इसलिए वह ऐसा करेगी। सिएना ने खुद को विश्वास के स्तंभ के धावक के रूप में पेश किया और बताया कि संघ तक पहुंचने में उसे कम से कम 2 सप्ताह लगेंगे। क्योंकि यह एक लंबी यात्रा है, वह चाहती है कि वह जल्दी से महत्वपूर्ण सामान इकट्ठा कर ले। सौभाग्य से लड़के के पास छोड़ने के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है। सिएना उसे याद दिलाती है कि उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा और यहां तक कि उसकी ओर से किसी भी प्रश्न का उत्तर भी देती है। रोवन आगे बढ़कर उसके बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वह एक अंधेरी योगिनी है। रोवन उसकी उज्ज्वल आभा से स्तब्ध है और साझा करता है कि उसे लगा कि अंधेरे कल्पित बौने की आभा अधिक गहरी है। लड़की उसके दावों से थोड़ी चकित है, लेकिन किसी भी मामले में
रोवन सीमा से आगे बढ़ने के लिए माफी मांगता है। वह बस उसके रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित है। सिएना जवाब देती है कि शायद यह उसके वंश के कारण है कि वह इस तरह का व्यवहार कर रहा है, लेकिन वह अपनी टिप्पणी के बारे में विस्तार से नहीं बताती है और उन्हें जाने के लिए तैयार कर लेती है। ऑस्कर ने लड़के को फिलहाल विदा किया। सौम्य और विचारशील लड़का अपनी ईमानदारी से उनका दिल जीतते हुए समूह के बाकी सदस्यों को भी अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, और इस तरह उनकी संघ की यात्रा शुरू हुई। तेजी से अगले दृश्य की ओर बढ़ते हुए हम रोवन और सिएना को रात के लिए शिविर लेते हुए पाते हैं। वह लड़के को उसके ब्लेड के लिए एक छोटी सी म्यान देती है। लड़का कुछ समय से उत्सुक था कि वह क्या करने में व्यस्त थी, और पता चला कि वह उसके लिए एक छोटा सा उपहार तैयार कर रही थी। रोवन वास्तव में खुश है और उसे औपचारिक रूप से संबोधित करता है, जो उसे पसंद नहीं है। वहीं उन्हें बड़ी बहन कहना भी स्वाभाविक नहीं लगता, इसलिए इसके बजाय लड़के ने उसे सनबे कहकर बुलाने का फैसला किया, क्योंकि वे बहुत जल्द एक साथ काम करने वाले हैं। लड़के के चंचल छोटे व्यवहार को देखकर अंधेरा योगिनी थोड़ा घबराकर दूर हो जाती है। वैसे भी वह टूटे हुए ब्लेड को हवा में घुमाकर अपनी टेलीकिनेटिक क्षमता के साथ खेलता है। सिएना उसकी प्रतिभा पर ध्यान देती है, जबकि लड़का याद करता है कि कैसे उपकप्तान ने उसकी शक्तियों को टेलीकिनेटिक जादू कहा था। वह उस परिभाषा से सहमत है, लेकिन यह इतना अधिक है कि यह लड़के के जादू की निकटतम परिभाषा के रूप में कार्य करती है। भ्रमित रोवन सवाल करता है कि उसकी शक्ति को सबसे अच्छी तरह से क्या परिभाषित करता है। जवाब में वो उससे कहती है कि यह कहना मुश्किल है, क्योंकि उसका जादू अनोखा लगता है। उसकी शक्ति किसी मंत्र या जादू के उपयोग के बिना मन को सीधे नियंत्रित करने में कुछ हद तक सक्षम है। यह उस प्रकार की दैवीय शक्ति है जो केवल प्राचीन कल्पित बौनों के पास थी, जो अंधेरे कल्पित बौनों की तरह कई जातियों में विभाजित होने से पहले कल्पित बौनों की मूल जाति थे। अकेले लड़के की आंखों के रंग के आधार पर वह बता सकती है कि रोवन के माता पिता सामान्य प्रकार के नहीं थे। माता पिता शब्द लड़के को अपने बारे में याद दिलाता है। अगले दिन रोवन और सिएना अंततः यूनियन पहुंचते हैं, जो एक शहर जैसा दिखने वाला स्थान है। जैसे ही वे अंदर जा रहे हैं, वह बताती हैं कि कैसे इसे दो प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, आवासीय और वाणिज्यिक। हालांकि एक बात निश्चित है, हर जाति संसाधनों का स्टॉक करने के लिए यहां एकत्रित होती है। यह पूरे महाद्वीप पर सबसे भरोसेमंद और सबसे शक्तिशाली जगह है, न केवल इसकी संरचना के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि दुनिया के सबसे मजबूत लोग यहां इकट्ठा होते हैं। यही कारण है कि संघ को महाद्वीप की तलवार और पुस्तक माना जाता है। जैसे योद्धा और जादूगर नागरिकों को कब्र जैसे बुरे संगठनों से बचाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, रोवन नई चीजें सीख रहा है और अपना सिर भर रहा है, जबकि सिएना उसे अपना नया घर दिखाती है। आगे बढ़ते हुए उनका स्वागत लाजस द्वारा किया जाता है, जो संघ के प्रबंधन ब्यूरो के निदेशक हैं। वह लड़के में दिलचस्पी लेता है और अकेले में बात करने का अनुरोध करता है, तो वे वास्तव में एक उज्ज्वल कमरे में बोलना जारी रखते हैं। इतना कि लड़का इसे अपने दिमाग में इंगित करता है। अब सिएना के शब्दों के आधार पर उसे पता चला कि वह स्थान वह है जहां सैन्य बल एकत्र होते हैं। उसके सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात यह है कि लाजस की आभा सबसे चमकदार और सबसे नियंत्रित है। इससे रोवन को इस आदमी के शरीर के अंदर की ताकत के स्तर पर सवाल खड़ा होता है। निर्देशक ने विनम्रतापूर्वक लड़के का हाथ मांगा और उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। अचानक लड़के को एक तीव्र अनुभूति महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि लाजर मैना को अधिक परिष्कृत तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। यह उसी चीज का अंतिम परिणाम है जो रोवन कर रहा था, लेकिन बेहतर है। यह जानकर उस युवा लड़के को वास्तव में खुशी हुई कि वहां ऐसे लोग थे जो मन के साथ इतनी निपुणता से खेल सकते थे। लाजर की नजर उस छोटे सिक्के की ओर चली गई जिसे लड़के ने डिप्टी डायरेक्टर से चुराया था। रोवन ने स्पष्ट किया कि उसने इसे कभी चुराया नहीं, बल्कि इसे पुनः प्राप्त किया क्योंकि यह उसकी दादी का था। यह महज उस चीज को वापस लेने का कार्य था जो उसकी थी। वैसे भी निर्देशक प्रतीक को देखना चाहता है और लड़के से इसे सौंपने का अनुरोध करता है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी रोवन अपना हाथ नहीं हटा पा रहा है या अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है मानो उन दोनों के शरीर आपस में जुड़ गए हों और एक दूसरे से जुड़ गए हों। मन पर लाजा का अत्यधिक नियंत्रण इस हद तक आश्चर्यजनक था। रोवन का मानना था कि यदि वह एक ही समय में गुरुत्वाकर्षण और मन के दबाव को सहन कर सके तो वह मुक्त हो सकता है, और वह वास्तव में इस तकनीक का उपयोग करके मुक्त हो जाता है, जिससे निर्देशक काफी प्रभावित होता है। वह हमेशा जानना चाहता था कि क्या इस प्रकार की शक्ति अस्तित्व में है, और रोवन की कार्यक्षमता को देखकर वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि स्थिति के बारे में कुछ बातें छोटे लड़के को परेशान करती हैं, जो सोचता है कि वह बेहतर कर सकता था। अंत में उसने केवल निर्देशक के मन नियंत्रण की नकल की, लेकिन निर्देशक उसे इंगित कर सका। प्रतीक चिन्ह का निरीक्षण करते हुए पहली बार निर्देशक की मोनो छूट, एक ऐसा अवलोकन जिस पर युवा लड़के का तुरंत ध्यान जाता है। वह बच्चे को इतनी कीमती चीज दिखाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन रोवन उत्सुक है और एक प्रश्न पूछना चाहता है। वह जानना चाहता है कि क्या लाजर वास्तव में संघ का सबसे मजबूत व्यक्ति है। इस पर निर्देशक हंसते हैं और ऐसे दावों से इनकार करते हैं, यह बताते हुए कि वह युवा पीढ़ी की मदद करने वाले एक बूमर है। वह खुद को एक रायकून भी कहता है, लेकिन लड़का अपने विवरण के मामले में नखरेबाज है और रूपक को ध्यान से नजरअंदाज कर देता है। अपने प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर देने के लिए लाजर बताते हैं कि टीम के 7 कप्तान बेहद शक्तिशाली हैं और एक कमांडर भी है जो काम में माहिर है। वहां राज्यपाल और संघ का प्राधिकार भी स्वयं है, तो उन भारी हिटरों की तुलना में वह अपनी परिभाषा के अनुसार एक रैकून से ज्यादा कुछ नहीं है। लड़के के सवालों के जवाब मिलने के बाद रोवन ने संगठन के बारे में अधिक पूछताछ के लिए फिर से आने का अनुरोध किया।
जब तक लड़का अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है तब तक लाजा अपने समय का इनाम देकर बहुत खुश होता है। पहली छाप से ही लड़के ने निर्देशक को पसंद कर लिया है, उसे अच्छे और मजबूत शब्दों से रंग दिया है। वह निदेशक को धन्यवाद देता है और संघ में आने के अपने निर्णय से संतुष्ट होता है। वैसे भी लड़के को उसका नया घर दिखाया जाता है, जो यूनियन स्कूल या यूनियन अकादमी माना जाता है। आमतौर पर जब भी टीम का कोई सदस्य किसी मिशन के लिए निकलता है तो वे अपने बच्चों को यहां भेजते हैं। ये लड़के के लिए अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एकदम सही जगह है, क्योंकि भविष्य में वह इन 5 वर्षों के भीतर एक शक्तिशाली सदस्य बन सकता है। हालांकि वो उसे याद दिलाती है कि इस अकादमी में कोई विशेषज्ञता नहीं है। ये तलवारबाजी और जादू के साथ साथ मार्शल आर्ट जैसी सभी प्रतिभाओं का मिश्रण है। वे अधिकतर बुनियादी सिद्धांत और मूल सिद्धांतों के साथ छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए जिम्मेदार हैं। उचित स्कूल में जाने के विचार से लड़के का दिल खुशी से भर जाता है और सिएना भी उसके लिए खुश होती है। कहानी का अगला भाग यूनियन अकादमी पर केंद्रित है। हमारी पसंदीदा छोटी प्रतिभा वर्दी के साथ शानदार दिख रही है और महिला से पूछती है कि क्या वह एक शिक्षक है। यह महसूस करते हुए कि वह अपना ठीक से परिचय देना भूल गई है, डैफने ने उसे बताया कि वह शैक्षणिक मामलों की प्रमुख है और वह भाषाएं भी पढ़ाती है। डाफने उसे प्रथम वर्ष की कक्षा का शेड्यूल और साथ ही विषय सूची सौंपता है, जिसमें से वह चयन कर सकता है। विषयों में मन के विभिन्न पहलुओं, तलवारबाजी और यहां तक कि खगोल विज्ञान जैसी चीजें शामिल थीं। ये सब उसे इतना दिलचस्प लगा कि उसने सभी बक्सों की जांच की। जब डाफने को सूची मिली तो वह हैरान रह गई। उसने उससे कहा कि अगर वह सभी कक्षाओं में उपस्थित रहेगा तो लड़के के लिए प्रबंधन करना वास्तव में कठिन होगा। यदि वह असफल हो गया तो यह एक समस्या बन जाएगी। लेकिन लड़के की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी, वह सब कुछ सीखना चाहता था। डाफने इस बात पर जोर देते हैं कि उनके पास होमवर्क करने के लिए बहुत सारा काम होगा और अधिकांश छात्रों के लिए पढ़ाई करना वास्तव में आसान नहीं है। लेकिन इस तरह की बात उस लड़के के लिए अपरिचित थी, जिसे समझ नहीं आता कि पढ़ाई करना कठिन क्यों है। उस सवाल को सुनकर डैफने को एहसास हुआ कि वह एक अनोखे बच्चे के साथ काम कर रही है, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर बच्चों को पढ़ाई पसंद नहीं होती। वैसे भी वह उसके लिए मूल सूची रखने का फैसला करती है और उन्हें पहली कक्षा में जाने की सलाह देती है। तो अगले दृश्य में लड़का कक्षा के अंदर पूरे रास्ते डैफने का पीछा करता है। उसकी आंखें अपने आसपास का निरीक्षण करने के लिए चारों ओर घूम गईं। यह उससे भिन्न नहीं है जो उसने सोचा था। यहाँ के बच्चों का मन उससे कहीं अधिक सघन है। इसका मतलब यह है कि यह उसका शरीर है जो मुख्य मुद्दा है, जैसा कि उसने शुरू में सिद्धांत दिया था। वैसे भी डैफने सभी को देर से प्रवेश से परिचित कराती है। रोवन को अपना परिचय देने के लिए स्पॉटलाइट दिया गया है और पढ़ने के सत्र के दौरान अपने अनुभव को याद करते हुए वह परिचित भावना को पाता है। लड़का विनम्रता से अपना परिचय देता है और उम्मीद करता है कि वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। उसकी आवाज ने अभी अभी शिक्षक के हृदय को भी द्रवित कर दिया। यह बच्चा अजय है, उसे अपनी आवाज के अलावा किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी वह जल्दी से जाकर बैठ जाता है। डाफने ने कक्षा शुरू की और बताया कि वे पृष्ठ 24 से सीखेंगे। सबसे पहले रोवन को उनके लिए पढ़ना होगा, क्योंकि उसने इसे अनाथालय में सीखा था। शिक्षक उसके पढ़ने से प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह किताब खोलता है तो उसे याद आता है कि यह वास्तव में वही किताब है जिसे एमी ने आश्रय स्थल पर परीक्षण किया था। रोवन सुंदर लहजे में बोलता है और अपनी विशिष्ट आवाज से अपने सहपाठियों को प्रभावित करता है। एक पल के लिए किताब को उस लड़की से जोड़ना उसे थोड़ा नागवार गुजरा, जिसने उसे धोखा दिया था। आखिरकार एमी पहली समूह का हिस्सा बन गई। फिर भी वह उसे एक और मौका देना चाहता है और एमी की ओर से स्पष्टीकरण सुनना चाहता है, क्योंकि वह अभी भी नहीं जानता है कि वह वास्तव में उसके प्रति क्या महसूस करती है। इतनी कम उम्र में भी लड़का दर्शाता है कि लोगों को समझना पाठ्यपुस्तकों की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। उनके अंश पढ़ने के अंत तक उनकी पूरी कक्षा उनकी प्रशंसा में गूंज उठी। यहां तक कि शिक्षक भी लड़के के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है और एक प्रतिभाशाली छात्र के नामांकन के लिए सराहना करता है। उस कक्षा के अंत तक रोवन को अपने नए प्रशंसक मिल गए, जो बताते हैं कि डैफने किसी भी छात्र से आसानी से प्रभावित होने वालों में से नहीं है। लेकिन लड़के के शब्द बहुत सजीव और भावना से भरे हुए थे। उनके प्रशंसकों के विपरीत एक लड़की भी है जिसके छोटे बाल और हरी आंखें हैं। पहली नजर में ही वह पहचान लेता है कि यह वही व्यक्ति है जो उसने उस समय देखा था। सोफी पोबेल अपना परिचय कक्षा के अध्यक्ष के साथ साथ छात्र प्रतिनिधि के रूप में देती है। वे हाथ मिलाते हैं और सोफी पूछती है कि लड़के ने कौन सी वैकल्पिक कक्षा चुनी। इसके लिए वह उसे तलवारबाजी में अपनी रुचि के बारे में बताता है, लेकिन वह बताती है कि उसके पास केवल एक छोटा सा खंजर है, इसलिए शायद वह संघ का सदस्य बनने का भी प्रयास कर रहा है। हालांकि यह सच हो सकता है। रोवन मजाकिया ढंग से याद करते हैं कि विषयों को चुनते समय उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। वह बस हर चीज का अध्ययन करना चाहता था, लेकिन अब वह उत्सुक है और जानना चाहता है कि क्या संघ में शामिल होने के लिए तलवारबाजी आवश्यक है। उसकी ओर से इस तरह के एक अजीब सवाल को देखकर वह लड़के को अजीब नजरों से देखती है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या उसने कुछ अजीब कहा है। अगले दृश्य में सभी छात्र प्रशिक्षण मैदान में पहुंचते हैं, जहां प्रशिक्षक उनका इंतजार कर रहा है। अचानक वे सभी उस लड़के की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे लड़का काफी भ्रमित हो जाता है। वे रोवन से कहते हैं कि वे सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह आश्चर्यजनक बात नहीं है। आश्चर्यजनक बात उनके मन का उपयोग है, जो उन्हें ऐसा करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देता है। देर से शुरू होने पर भी लड़का खुशी खुशी अपने सभी साथियों पर हमला कर देता है, यहां तक कि छात्र अध्यक्ष भी चौंक जाता है। सोफी बता सकती है कि उसकी गति बेहद अप्राकृतिक है, क्योंकि वह प्रत्येक छात्र से आसानी से आगे निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए
लड़का खुशी खुशी उन्हें उसका पीछा करने के लिए चुनौती देता है। विद्यार्थियों को नए बच्चे के बारे में बातें करते देखकर प्रशिक्षक चिंतित हो उठता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये लड़का इतने छोटे से शरीर पर इतनी तेज दौड़ सकता है। इससे वह बच्चे का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए काफी उत्सुक हो जाता है। दौड़ के अंत तक सभी छात्र थक गए क्योंकि हमारे लड़के ने उन्हें धूल चटा दी। वैसे भी वे तुरंत एक सभा में एकत्रित हो गए, जबकि रोवन अभी भी अपने दोस्तों के बारे में खुश है जो उसकी तरह मैना का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर सोफी सवाल कर रही है कि बच्चा इंसान है या नहीं। जिस तरह से उसने तेजी से गति की और उन सभी को धूल चटा दी, यहां तक कि उन्हें गोद में लेने के लिए इतनी दूर तक चला गया कि वह पागल हो गई। और इतना दौड़ने के बाद भी लड़का बिना थके ठीक है। उसे अपनी ओर घूरते हुए देखकर रोवन ने पूछा कि क्या उसने दौड़ का आनंद लिया। सोफी चौंक जाती है और उसे एहसास होता है कि वह निश्चित रूप से एक राक्षस है। वैसे भी बच्चों को पर्याप्त आराम मिलने के बाद प्रशिक्षक अपना परिचय डिएगो सांचेज, तलवारबाजी के उस्ताद और उनके प्रशिक्षक के रूप में देता है। लड़का उसकी देखभाल में रहकर वास्तव में खुश है। तो सबसे पहले पाठ की शुरुआत प्रत्येक छात्र द्वारा अपनी लकड़ी की तलवार लेने से होती है। और मान लीजिए कि पहले ही थक जाने के बाद वे वास्तव में खुश नहीं है, लेकिन अजीब बात है कि रोवन अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। डिएगो बच्चे को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन ब्लेड के साथ अपनी यादों के कारण रोवन ब्लेड से झिझकता और डरता हुआ दिखाई देता है। लड़के के असामान्य व्यवहार को देखकर डिएगो ने तुरंत उसके डर को नोटिस किया और लड़के को आश्वासन दिया कि तलवार एक खतरनाक उपकरण हो सकती है, लेकिन दिन के अंत में ये केवल एक उपकरण है। इस मामले में तलवार के इरादे मायने नहीं रखते, बल्कि यह हथियार रखने वाले व्यक्ति के चरित्र को प्रदर्शित करता है। इसलिए वह चाहता है कि बच्चा उसके डर का सामना करे। तलवार का एक औजार से अधिक कुछ नहीं होने का वह भावपूर्ण वर्णन वास्तव में उस लड़के को प्रभावित करता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि यदि ब्लेक तलवार के बजाय लाठी का उपयोग कर रहा होता तो वह लाठी से डरता रहता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तलवारें बिल्कुल भी समस्या नहीं है। इसलिए वह आगे बढ़ता है और ब्लेड पकड़ लेता है, यह महसूस करते हुए कि उसे तलवार चलाने वाला बनने की उम्मीद नहीं है। साथ ही इसका मतलब यह नहीं है कि उसे भाग जाना चाहिए। पहली नजर में डिएगो का आकलन है कि रोवन का तलवार पकड़ने का तरीका उसकी प्रतिभा को दर्शाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात उसकी नगण्य इच्छाशक्ति है। प्रशिक्षक का कहना है कि अब से वे जोड़ियों में द्वंद्व युद्ध करेंगे, और यद्यपि प्रत्येक विधि ठीक है, उनका अंतिम लक्ष्य दूसरे प्रतिद्वंद्वी को वश में करना है। सबसे पहले रोवन को सोफी के साथ जोड़ी बनाने का काम सौंपा गया है, यह मानते हुए कि यह कार्रवाई का सही तरीका है। उनका दोहरा मैचअप दोनों के लिए आश्चर्यजनक है। बच्चों का मानना है कि सोफी यह मुकाबला केवल अपने पारिवारिक वंश और तलवारबाजी में प्रतिभा के कारण जीतेगी। वैसे भी उनके शिक्षक उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने का संकेत देते हैं। लड़ाई की शुरुआत सोफी द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराते हुए तलवार का चौड़ा रुख अपनाने से होती है। जरा सोचिए, यह लड़के का सच्ची तलवारबाजी देखने का पहला अनुभव है। वह हथियार पर उसकी पकड़ को सराहनीय बताता है और सोचता है कि यह उस भयावह एहसास से बहुत अलग है जो उसने एक बार महसूस किया था। अपने ब्लेड को समायोजित करते हुए वह सोचता है कि अच्छी तलवारबाजी का क्या मतलब है। तो लड़का अपना रुख अपनाता है और इस अवसर के साथ इसे सीखने की उम्मीद करता है। अकेले लड़के का रुख प्रशिक्षक और सोफी दोनों को चौंका देता है, क्योंकि वह पूर्ण तटस्थ रुख का लक्ष्य बना रहा है। यह देखना एक चमत्कार है कि लड़के ने अपने पहले ही प्रयास में स्वाभाविक रूप से इतनी अच्छी तरह से स्टांस में महारत हासिल कर ली। फिर भी सोफी ने तलवारबाजी की लड़ाई में हारने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके परिवार का गौरव इसी पर टिका है। उस दृढ़ संकल्प के साथ वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी के पहले हमले का सामना करती है। रोवन चूक जाता है, लेकिन उसे थोड़ा आश्चर्यचकित करता है। यह ऐसा है मानो लड़के को पहले से ही पता हो कि वह उस पर कहां हमला करने की योजना बना रही है। ये जानते हुए कि सोफी उसकी छाती को निशाना बना रही है, वह उसके झूले से बचता है, केवल एक बार नहीं बल्कि लगातार, जब तक कि उसे अवरुद्ध नहीं किया जाता और पीछे धकेल नहीं दिया जाता। सोफी लड़ाई के बीच में खुद को उदास पाती है, क्योंकि वह दुखी है कि उसके सतर्क प्रतिद्वंद्वी ने उसकी हर चाल को पढ़ लिया है। ऐसा लगता है मानो लड़का भविष्य घटित होने से पहले ही उसे देख रहा हो। अंत में वह हार मान लेती है और एक और लड़ाई का अनुरोध करती है। रोवन उसे देखकर मुस्कुराता है और उसकी मांग पर सहमत हो जाता है। मैच के बाद वे इस बारे में विस्तार से बात करते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। वह उसकी तलवार पकड़ने की प्राकृतिक क्षमता से वास्तव में प्रभावित है। पता चला कि वे कुल मिलाकर 4 बार लड़े और उनमें से प्रत्येक 2 बार जीता और 2 बार हारा। सोफी अब उससे बार बार लड़ने में खुश है। इसके अलावा छात्र खुश हैं कि अगली कक्षा में जादू सीखना शामिल है, इसलिए वे थोड़ा आराम कर सकेंगे। लेकिन रोवन भ्रमित है, क्योंकि उसे लगता है कि यूनियन सदस्य बनने के लिए यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में से एक है। लेकिन अकेले लड़के का सवाल ही उसके सहपाठियों को हैरानी व्यक्त करने पर मजबूर कर देता है। एक बच्चा उसे बताता है कि दुर्भाग्य से उनका शिक्षक उनकी श्रेणी से इतना अलग है कि उनके लिए उससे जादू सीखना असंभव है। रोवन इस बात से सहमत है कि जादू सीखना आसान नहीं है, लेकिन वह अपने शिक्षक के बारे में जानने को उत्सुक है। इस बिंदु पर छात्र वास्तव में लड़के के ज्ञान की कमी को समझना शुरू कर रहे हैं। जो आदमी उन्हें बुनियादी जादू सिखाने जा रहा है वह न केवल एक पूर्व कमांडर है, बल्कि अकादमी का जादू डीन भी है। वह व्यक्ति प्रतिष्ठित प्रोफेसर आर्थर है। अरे वाह, मुझे शुरू से ही आर्थर की उम्मीद नहीं थी। अंत के बाद अचानक ब्रह्मांड कूदने के लिए जादू कक्षा सत्र में है। प्रोफेसर आर्थर वह व्यक्ति हैं जो एक सम्मानित कमांडर हुआ करते थे, और देखने में रोवन को लगता है कि उनका मन निर्देशक से भी अधिक सघन है।
इससे उनमें संघ के सबसे मजबूत व्यक्ति के बारे में जिज्ञासा पैदा होती है। आर्थ नवीनतम प्रवेश के बारे में सीखता है और व्यक्त करता है कि वह बुनियादी जादू सिखाता है। बेशक वह स्पष्ट करता है कि यहाँ के लगभग सभी छात्रों को उसकी कक्षा परेशान करने वाली लगती है, लेकिन रोवन अलग दिखाई देता है क्योंकि लड़के का इरादा एक जादूगर बनने और संघ में शामिल होने का है। यह स्वीकारोक्ति बुजुर्ग को वास्तव में खुश करती है। वह लड़के की हार्दिक भावना की सराहना करता है और साथ ही उसे याद दिलाता है कि वह तलवारबाजी के रास्ते से भटक रहा है। इससे रोवन को आश्चर्य होता है कि क्या यही कारण है कि उसके सहपाठी पहले उसे अजीब तरह से देखते थे। तो वह पूछता है कि ऐसा क्यों है। उस पर आर्थ युवा सोफी को अपने प्रश्न का उत्तर देने देता है। लड़की कबूल करती है कि जादू में पूरी महारत हासिल करने के लिए बहुत सारा ज्ञान हासिल करना पड़ता है, जो शरीर और दिमाग दोनों पर भारी बोझ डालता है। इसका मतलब यह है कि भले ही वहां जादू की प्रतिभा वाला कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, फिर भी उन्हें एक दशक के प्रशिक्षण के बिना जादूगर के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। आर्थ इसकी पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद संघ का सदस्य बनना कठिन है। इस जानकारी से लड़के को अपनी समझ पर गुस्सा आता है। उसे एहसास होता है कि एक प्रथम श्रेणी का जादूगर विश्वसनीय होने के लिए पर्याप्त नहीं है। सक्रिय होने के लिए कम से कम दूसरी कक्षा तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। इस वजह से रोवन ने स्नातक होने से पहले तीसरी कक्षा के जादू तक पहुंचने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया। यह इतना शक्तिशाली लक्ष्य है कि यह प्रोफेसर को भी चौंका देता है, क्योंकि लड़के को शायद अभी तक यह भी समझ में नहीं आया है कि तीसरी श्रेणी के जादू का क्या मतलब है। आर्थ उसकी मदद करता है, बोर्ड पर लिखता है कि कैसे संघ का ध्यान तलवारबाजी पर है, जबकि जादू का उपयोग बुद्धि और ज्ञान की खोज के रूप में किया जाता है। वह एक बुनियादी अग्निबाण बनाने के लिए बोर्ड पर एक अविश्वसनीय रूप से जटिल सूत्र लिखता है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। अपनी याददाश्त के आधार पर लड़के को याद आता है कि उसने इस फॉर्मूले को पहले अनुष्ठानिक गड्ढे के पास देखा था। आर्थ को यह समझ में आता है कि छात्रों को फॉर्मूले से जुड़ी समस्या समझ में नहीं आती। यद्यपि यह जटिल दिखता है, अग्निबाण को एक आसान और बुनियादी मंत्र माना जाता है। दूसरी ओर उन्नत मंत्रों को पुनः उत्पन्न करना अधिक कठिन होता है। प्रोफेसर आर्थ अग्निबाण का सुंदर मनोरंजन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन लड़के को छोटी सी बात समझ में आ जाती है कि तीर थोड़ा अस्थिर है, जैसे कि यह किसी भी क्षण गायब होने वाला है। एल्डर इस बात पर जोर देते हैं कि जादुई सूत्र अत्यंत विस्तृत होते हैं, तो उसके मन का इतना खर्च करने के बाद भी सूत्र में एक छोटी सी गलती जादू को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब वह सूत्र में अंतिम तत्व जोड़ता है, तो धधकता हुआ तीर अब पहले से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसे देखने मात्र से ही विद्यार्थी प्रभावित हो जाते हैं। आर्थ बताते हैं कि जादूगरों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह के सूत्रों को याद रखें और सुनिश्चित करें कि वे हमेशा सही हों। अग्निबाण को गेंद में बदलने जैसे जादू को समायोजित करने के लिए ईश्वरीय स्तर के धैर्य की आवश्यकता होती है, जो अधिक मन की खपत करता है और मन और शरीर पर अतिरिक्त तनाव पैदा करता है। इसके अलावा तलवारबाजी से भी अधिक जादू की अपनी सीमाएं हैं। सोफी ने साझा किया कि यह वास्तव में इस तथ्य के कारण है कि किसी जादू को संभालने की तुलना में मन को हथियार में डालना आसान और कुशल है। प्रशिक्षक ये भी कहते हैं कि मन की खपत आमतौर पर अधिक तनावपूर्ण होती है और इसलिए इसकी शक्ति जादूगर की आरक्षित प्रणाली पर निर्भर करती है। रोवन अब जादू को बहुत बेहतर ढंग से समझता है, ये समझते हुए कि प्रत्येक जादूगर अपनी ताकत को अपने मन के आधार पर मापता है, और अगर ऐसा है तो लड़के की कम मैना एकाग्रता उसके जादुई उत्पादन में बाधा बन जाएगी। फिर भी वह सोचता है कि जादू की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन करके वह शायद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन अभी यह अनिश्चित है। आर्थ लड़के से एक मजेदार सवाल पूछता है, जानना चाहता है कि एक विशिष्ट जादू करने के लिए क्या आवश्यक है। रोवन सही उत्तर देता है कि एक सूत्र की आवश्यकता है, और हालांकि यह सच हो सकता है, युद्ध में जादूगरों के लिए सूत्रों को याद करना बेहद कठिन होगा। इसीलिए सूत्रों की प्रणाली को जादुई वृत्तों के रूप में पुनर्विकसित किया गया, जो सूत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से मूर्त रूप देते हैं। रोवन को एहसास हुआ कि उसने निर्देशक की बांह पर जो टैटू देखा था वह वास्तव में एक जादू का चक्र था। उसे पता चला कि कुछ जादूगर तेजी से जादू की आदत डालने के लिए इसे अपने शरीर पर उकेरना पसंद करते हैं। यह एक प्रतीक की तरह कार्य करता है, और यदि सूत्र समीकरण है तो जादू चक्र इसका प्रतिनिधित्व है। इस निष्कर्ष के बाद लड़का पूछता है कि क्या जब सूत्र का वास्तविक रूपांतरण है। लड़के के अवलोकन से चिंतित होकर शिक्षक को आश्चर्य हुआ कि किस कारण से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा। रोवन बताते हैं कि उनके शिक्षक ने बोर्ड पर जो फॉर्मूला लिखा था उसने आग का गोला बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम किया, और यदि वे वास्तव में जादू चक्र को एक प्रतीक मानते हैं तो इसका मतलब है कि जब उसी मंत्र का भाषाई रूपांतरण बनाता है। यह टिप्पणी प्रोफेसर को गर्व से मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। हालांकि यह इस कक्षा में उसका पहला दिन था, रोवन ने एक विचारशील अवधारणा प्रदर्शित की जिसका आज भी कई जादूगर गहराई से अध्ययन करते हैं। आर्थ वास्तव में लड़के द्वारा तेजी से पकड़ बनाने से प्रभावित है। वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब का अर्थ केवल सही शब्दों का उच्चारण करना है और प्रत्येक शब्द को मन से भरने से एक मंत्र का निर्माण होता है। अपनी बात को प्रदर्शित करने के लिए प्रोफेसर ने अपने मंत्र के आधार पर एक आग का गोला छोड़ा। इस बार उन्होंने ये भी बताया कि किसी की गति और सुर जैसे तत्व जादू को भी प्रभावित करते हैं, यहां तक कि उनकी भावनात्मक स्थिति को भी। यह पाठ या वाचन से भिन्न नहीं था, और फिर भी रोवन के जीवन में किसी भी पाठ ने उसे इस तरह कभी मोहित नहीं किया। प्रोफेसर को लगता है कि उसने जादू के जटिल विवरणों का वर्णन करके लड़के को डरा दिया होगा। इसलिए उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या रोवन अभी भी अपने भव्य लक्ष्य को प्राप्त करने में रुचि रखता है। उसे आश्चर्य हुआ कि रोवन पहले से भी अधिक उत्सुक हो गया है। प्रोफेसर को वास्तव में यह पसंद है और उनका मानना है कि अब समय आ गया है कि वे प्राचीन भाषाएं सीखकर कक्षा की शुरुआत करें।
प्रत्येक छात्र को भाषा की प्रकृति को समझने के लिए एक किताब सौंपी जाएगी। और जैसा कि आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, वे पहले से ही इतना बोझिल काम सौंपे जाने का डर महसूस कर रहे हैं। उस यातनापूर्ण कक्षा के अंत तक सोफी पूरी तरह से थक गई है, क्योंकि अब बच्चों के पास देखभाल करने के लिए बहुत सारा होमवर्क है। उसे बहुत अधिक कक्षाओं के लिए साइन अप करने का पछतावा है। लेकिन साथ ही रोवन अडिग दिखाई देता है। यार ने वस्तुतः ब्रेक अवधि को छोड़कर अपने पूरे सप्ताह को कक्षाओं से भर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी जिज्ञासा दूसरे स्तर पर है, यहां तक कि सोफी को भी परेशान करती है। वैसे भी सोफी को पता चलता है कि उसका छात्रावास का कमरा वास्तव में लुकास के साथ है, जो एक ऐसा नाम है जिसकी याद में कोई घंटी नहीं बजती। वह उससे विदा लेती है और रात के लिए चली जाती है। अपने कमरे में वापस लड़का अपने सूत्र के आधार पर जादू को समझने की कोशिश में कड़ी मेहनत कर रहा है। चूंकि उसके पास सामान्य रूप से शक्तिशाली जादू का उपयोग करने का भंडार नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि क्या उसे जादू बनाने का ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो उसकी समग्र क्षमताओं के अनुकूल हो। लड़के को आश्चर्य हुआ जब उसने एक वास्तविक जादू रच दिया। यह एक हास्यास्पद उपलब्धि है जो एक बड़ी खामी के साथ आती है। आप देखिए, हालांकि उसने जादू करना समाप्त कर दिया, लेकिन उसके शरीर पर इसका प्रभाव हास्यास्पद था और अंत में वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। अपने कमरे में लौटते हुए लुकास एक बेहोश लड़के को फर्श पर सोता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर क्या हुआ। अपनी अचेतन नींद में लड़के को एक परिचित आवाज सुनाई देती है, लेडी सिएना की आवाज, जो सोचती है कि उसने लड़के को उसकी उम्र के हिसाब से उससे ज्यादा काम सौंपा होगा जो वह संभाल सकता था। यही बात उसके अन्य शिक्षकों पर भी लागू होती है, जिन्होंने सोचा था कि लड़का असाधारण होगा और अंततः उस पर बहुत अधिक बोझ डाल दिया। आखिरकार लड़के की आंखें लुकास को खोजने के लिए खुलती हैं, जो उसे ठीक होते देखकर वास्तव में खुश होता है। लुकास एक प्रिय व्यक्ति है जो रोवन की परवाह करता है और सोचता है कि उसके साथ वास्तव में कुछ बुरा हुआ है। वह अपना परिचय लुकास वॉन पासो के रूप में देता है, जो उसका रूममेट है। वह आदमी बेहोश होने के बाद उसे जागते हुए देखकर बहुत खुश है। रोवन अपनी अचेतन अवस्था के बारे में जानकर आश्चर्यचकित है, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। वैसे भी रोवन को समझ नहीं आ रहा कि लुकास उसके पीछे क्यों पड़ा था। पता चला कि उसे अपने पिता के माध्यम से विशेष रूप से बच्चे की देखभाल करने का काम सौंपा गया है। यहां दिलचस्प कथानक का खुलासा हुआ है। लुकास के पिता वास्तव में उपकप्तान ऑस्कर हैं, और वह वास्तव में उम्मीद कर रहे हैं कि रोवन उनके पिता के सामने उनकी प्रशंसा करें। अकेले लड़के के मन के आधार पर रोवन अपने शब्दों को लेकर उस पर भरोसा करता है। इसके अलावा लुकास के कद के कारण यह गलती करना आसान है कि वह उससे कहीं अधिक उम्र का या उच्च वर्ग का व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ रोवन का सहपाठी है और उससे 2 साल बड़ा है। ऐसा नहीं है कि उसे देर से प्रवेश मिला, बल्कि ऐसा नहीं है कि वह उपस्थिति की योग्यताओं को पूरा करने में 2 बार असफल रहा। भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशेषज्ञ शराबी हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह पढ़ाई करने वाला भी नहीं है, लेकिन यह बाद की बात है। वह वास्तव में उत्सुक है कि क्या लड़का जादू के कारण बेहोश हो गया, जैसा कि अराजक कमरे से पता चलता है। यह सच है कि रोवन का लक्ष्य वास्तव में आग का गोला फेंकना था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह उसके लिए एक धुंधली बात है। इसके अलावा यहां उसका रूममेट वास्तव में तलवार चलाने में बहुत अच्छा है और उसे इस बात का अफसोस है कि वह लड़का अपनी तलवार की प्रतिभा को निखारने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। लुकास बस अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है। इसके अलावा रोवन यहां एक दिलचस्प अवलोकन करता है। हालांकि वह लड़का उससे 2 साल बड़ा था, उसके पास अन्य छात्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और सघन मन भी था। उनकी कदकाठी के आधार पर उनका कद भी काफी प्रभावशाली है। तो एक तरह से लुकास उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा करता है। रोवन थोड़ा दुखी है कि वह पिछड़ रहा है। बच्चा पास होने के बाद भी स्कूल जाना चाहता है। लुकास किसी तरह उसे क्लास छोड़कर आज बाहर ताजी हवा लेने और कुछ अच्छा खाने के लिए मना लेता है। अंत में रोवन इस विचार से सहमत हो जाता है और मजाकिया ढंग से स्वीकार करता है कि यही सटीक कारण है कि यह विदूषक लगातार 2 बार असफल हुआ। भाई शायद लेगो पर कदम रखता है और इसे घबराने का एक कारण मानता है। फिर वह एक गंभीर चोट है। अपने फ्लैंकिंग सत्र को तेजी से आगे बढ़ाते हुए लुकास चाहता है कि बच्चा अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए ढेर सारा खाना खाए। हालांकि अजीब बात है, रोवन को पास से आने वाले कुछ मैना का पता चलता है। वह जगह की जांच करने पर जोर देता है। रेडहिट सोचता है कि यह ठीक है, इसलिए वे जादू की दुकान का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर लड़के का पहला अवलोकन यह है कि यहां अधिकांश वस्तुएं मन से ओतप्रोत हैं। इस बीच उपकप्तान का बेटा अपनी छींटाकशी करने में व्यस्त है। इसके अलावा रोवन को अचानक एहसास का सामना करना पड़ता है। भाई सचमुच टूट गया है और उसके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह आश्रय से कम कुछ पैसे रखने में असमर्थ होने के कारण नाराज है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि लुकास उसे बच्चे को बिगाड़ने का मौका देता है और अपने पिता के अनुरोध के विस्तार के रूप में उसे कुछ भी खरीदने का वादा करता है। अब इसे ही मैं असली होमी कहता हूं। हम सभी को अपने जीवन में लुकास की आवश्यकता है, लेकिन रोवन बेहद हास्यास्पद है क्योंकि भाई जादू की दुकान के अंदर हर चीज मांगता है। लुकास ने उसे सिक्कों का एक गुच्छा दिखाया, जो स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें कुछ तो मिलेगा। वैसे भी लड़का अपने रूममेट के बजट के भीतर अपेक्षाकृत कुछ खोजने के लिए दुकान का पता लगाना शुरू कर देता है। एक वस्तु उसका ध्यान चुराती है, मुख्यतः अपने तीक्ष्ण और अस्पष्ट मन के कारण। यह एक अंडा है जिस पर एक अजीब जादुई चक्र बना हुआ है, लेकिन सौभाग्य से इसकी कीमत काफी कम है। दुकान का मालिक आता है और बताता है कि उसके पास गुआटिया का पत्थर है,
जो ज्यादातर किसी के घर में लगाने के लिए एक अच्छी सजावट है। हर कोई मानता है कि अंडा फूटने योग्य नहीं है और इसलिए शोपीस के अलावा बेकार है। रोवन जानना चाहता है कि अंदर क्या है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो दुकान के मालिक को भी निश्चित रूप से नहीं पता है। किंवदंती के अनुसार गायचा का पत्थर अंदर एक अज्ञात प्राणी के लिए पिंजरे के रूप में कार्य करता है। दुकान के मालिक ने वह वस्तु केवल इसलिए खरीदी क्योंकि उसे लगा कि यह उपयोगी है, लेकिन अंत में किसी ने वास्तव में इसकी परवाह नहीं की क्योंकि वह कभी फूटी ही नहीं। गैतिया का पत्थर कई जादुई वस्तुओं में से एक है और इसलिए लड़का उत्सुक है कि अगर सील खोल दी जाए तो क्या वास्तव में कुछ होगा। दुकान का मालिक उससे कहता है कि वह अपनी अपेक्षाओं के प्रति विनम्र रहे क्योंकि यह एक लंबा प्रयास है जिसके लिए एक अनोखे मंत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन रोवन काफी उत्सुक है। देखने से वह जानता है कि जादू चक्र विशेषज्ञ स्तर का है और आग के गोले की तुलना में इसका उपयोग करना कम से कम 1 दर्जन गुना अधिक कठिन है। रोवन ने अपना ध्यान अपने दोस्त की ओर लगाते हुए लुकास की राय पूछी। मसल हेड सोचता है कि यह एक उबाऊ किताब से कहीं बेहतर है और सोचता है कि इसका उपयोग किसी की खोपड़ी को खोलने के लिए भी किया जा सकता है, जो मजेदार है। वैसे भी रोवन पत्थर खरीदने का फैसला करता है और अपनी जादुई वस्तु के साथ खुशी खुशी दुकान छोड़ देता है। शाम हो चुकी है, लेकिन लुकास चाहता है कि उसका दिन धमाकेदार तरीके से खत्म हो। वह पूरे संघ में सबसे अच्छे स्थान पर जाने का सुझाव देता है। देखो, वह राजसी क्लॉक टॉवर जो हमारे बच्चे को शब्द कहने से निःशब्द कर देता है। यह घंटाघर गवर्नर और कमांडर का मुख्य मुख्यालय है। लुकास को अपने पूर्व कमांडर को अपने जीवन में केवल एक बार एक बच्चे के रूप में देखने की याद है। उत्सुकतावश रोवन ने अधिक जानकारी मांगी और उसे पता चला कि उस व्यक्ति ने वास्तव में एक शानदार सफेद सूट पहना हुआ था। इससे आगे किसी भी अन्य विवरण को शब्दों में बयां करना कठिन है। कमांडर का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका एक सफेद हंस की तरह होगा जो अपने अधीनस्थों के रूप में काले कौवे की तुलना करता है। यह एक और विवरण है जिसके बारे में लड़के को पता नहीं था। रोवन को रैंकिंग के बारे में पता है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। यहां तक कि एक विशेषज्ञ को कप्तानों में 7वीं श्रेणी का माना जाता है, लेकिन वह विशेषज्ञ अकेले ही एक शहर की देखभाल कर सकता है। फिर वहां कमांडर है जो उनका नेता है। एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली है कि वह अकेले ही पूरे राष्ट्र का मुकाबला कर सकता है। अब यह आभा की परिभाषा है। अंत में गवर्नर आता है जो पूरे महाद्वीप पर सर्वोच्च अधिकारी होता है और राजा के बराबर रैंक रखता है। इस दूरी से रोवन दर्शाता है कि ऐसे महान लोगों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उसके सामने एक लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन वह केवल महत्वाकांक्षा की लालसा रखता है, और वह है एक दिन उन आंकड़ों के बगल में खड़ा होना। रोवन और लुकास तब तक यूनियन के सबसे ठंडे स्थान पर खड़े रहे जब तक कि सूरज डूब नहीं गया और रात का आकाश नहीं आ गया। घूरता हुआ युवक प्रेरिदुर्ग को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। अपनी विशाल ऊंचाई के साथ यह व्यावहारिक रूप से संघ के अंदर कहीं भी दिखाई देता है। इसके कुछ हिस्से स्कूल से भी दिखाई देते हैं। जिज्ञासा से अभिभूत होकर उसने लुकास से पूछा कि लाल घड़ी की सुइयां क्या संकेत दे रही हैं। वह जानना चाहता था कि इसमें जो कहा गया है उसे कैसे पढ़ा जाए। मूर्ख लुकास ने अपना सिर खुजलाया और आंखें मूंद लीं, सोचने का नाटक किया। उसने अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाया और उसे याद आया कि बाहरी लाल पट्टी पर मौजूद अक्षर चालू वर्ष का संकेत देते हैं। करीब से जांच करने पर मुझे पता चला कि ये प्रतीक वास्तव में प्राचीन भाषाओं में उपयोग किए गए थे। दिखावा करना छोड़कर लुकास ने स्वीकार किया कि उसने कभी भी एनालॉग घड़ियों को पढ़ना नहीं सीखा। लुकास की तरह मत बनो, चैट करो। रोवन ने अपने दिमाग में संदर्भ सुरागों को टटोला और वॉच टावर पर प्रदर्शित वर्ष 262 को पढ़ा। यह बिल्कुल सही लगता है। वे इस समय किंगडम वर्ष 262 में है। पहले अनुमान पर काम करते हुए रोवन ने अन्य पक्षों को पढ़ा जो संभवतः महीने और दिन का संकेत देते थे। आज 6-1-4-2-6-2 शाम 7:20 बजे है। इसे समझने के लिए रोवन को बस थोड़ी सी सोच की जरूरत थी। फिर भी स्थानीय निवासी लुकास ने कभी भी घड़ियां पढ़ना सीखने की जहमत नहीं उठाई। युवा कौतुक टावर के प्रति इतना आकर्षित था, इसका कारण यह था कि वह इसे पहले ही देख चुका था, भले ही एक गंभीर दृष्टि से। पेड़ ने जो भ्रम दिखाया उसमें घंटाघर विनाश का एक प्रमुख केंद्र बिंदु था। यदि रोवन को गलत याद नहीं है तो घड़ी 6-1-4-2-7-2 को इंगित कर रही थी। ठीक 10 वर्ष, आज से 1 दशक बाद। थोड़ी देर तक रुकने के बाद रूममेट्स ने अंततः अपने छात्रावास में वापस जाने का फैसला किया। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि रोवन सुरक्षित है तो लुकास ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और दरवाजे की ओर चल दिया। आप देखिए, जब कक्षाओं की बात आती है तो वह फिसड्डी हो सकता है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति है जो प्रशिक्षण का एक भी दिन नहीं चूकता, चाहे कुछ भी हो। यदि वह एक दिन भी भूल जाता है तो उसे लगता है कि उसका शरीर सुस्त हो गया है, और इसलिए युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने अराजक विचारों पर विचार करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। उस सर्वनाशकारी दृष्टि को जो पेड़ ने उसे दिखाया था, नजरअंदाज करना कठिन है। इस बात की बहुत वास्तविक संभावना है कि यह सिर्फ एक भ्रम नहीं हो सकता है, बल्कि एक पूर्वसूचक सपना, भविष्य की एक झलक हो सकती है। यदि ऐसा है तो स्वाभाविक बात यह है कि भविष्य को बदलने का प्रयास किया जाए। अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए रोवन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मन महल खोल दिया। सबसे पहले उसे अपने मेमोरी बैंक में संग्रहित दृश्यों से यथासंभव अधिक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। सटीक याद करने की अपनी अद्भुत क्षमता के साथ उन्होंने क्लॉक टॉवर के पहले के स्नैपशॉट ले लिए। धीरे धीरे उन्होंने प्रत्येक सूक्ष्म विवरण को सटीकता के साथ पुनर्निर्मित किया। एक बार जब वह अपने पास मौजूद डेटा बिंदुओं की मात्रा से संतुष्ट हो गया तो वह अगले चरण पर चला गया। उन्होंने कालानुक्रमिक क्रम में ब्लाइंड स्पॉट के बीच के अंतराल को भरा।
रोवन ने उन चीजों की पहचान की जो अतीत में दिखाई दी और संभावित भविष्य में मौतों का कारण बनी। इमारतें, उनकी छतें, उनकी संरचनाएं, हर चीज का हिसाब रखा गया था। उसे उस धावक की लाश देखना याद है जिसकी छत गिरने से मौत हो गई थी। लड़का आश्चर्य से वास्तविकता और दृष्टि को ओवरलैप करता है। दृश्य दर दृश्य जो घटित होता है उसे सावधानीपूर्वक सिलना। एक बार जब उसने सब कुछ को सबसे महत्वपूर्ण विवरणों तक फिल्टर करना समाप्त कर लिया तो उसने उस भयानक भ्रम की स्मृति को सामने ला दिया। उन्होंने रहस्यमय पेड़ द्वारा उनके साथ साझा किए गए दृश्य को फिर से बनाया और उन क्षेत्रों को बढ़ाया जिनमें वे सुधार कर सकते थे। एक पल के लिए वह उस दुखद दृश्य को अपने मन में दोहराने से झिझका। अब इसके बारे में सोचने पर फर्श पर बिखरी हुई लाशें उन दोस्तों से मिलती जुलती थी जो उसने अभी हाल ही में बनाए थे। सोफी, लुकास और सीनियर सिएना वहां थे। वे सभी बेजान और थोड़े थोड़े बूढ़े हैं। यह उस प्रकार का भविष्य है जिसमें वह नहीं रहना चाहता। इसे परिप्रेक्ष्य में रखा गया है कि वह कितना कमजोर है और वह कितना बड़ा असफल होगा। फिलहाल वह जानना चाहते हैं कि विजन में वह किस रैंक पर पहुंचे हैं। सभी खंडित दृष्टियों में से केवल एक में ही उसके भविष्य की छवि समाहित थी। अपने दिमाग के अंदर डेटा की रीलों को ब्राउज करने के बाद आखिरकार उसे वह दृश्य मिल गया। इसके डिफॉल्ट कोण से उसका रैंक बैज उसकी साइड प्रोफाइल से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। हार मानने से इनकार करते हुए रोवन का एआई मस्तिष्क छवि के कोण को बदलने की एक विधि लेकर आया। इस पद्धति के लिए उन्हें ज्वलंत संघ की साझा दृष्टि में खुद को गहराई से डुबोने की आवश्यकता थी। ये पुष्टि करने पर कि विवरण क्रम में थे, रोवन ने अपना ध्यान अपने कथित भविष्य की ओर लगाया। फ्रेम के अंदर से उसे इस दृष्टि में वास्तव में क्या हुआ इसका पुनर्निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए। जब उसने रैंक बैज देखने के लिए फ्यूचर रोवन की छाती पर ध्यान केंद्रित किया तो युवा रोवन को लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। पहले तो इसे देखना कठिन था, लेकिन भविष्य का रोवन लहूलुहान और पीटा हुआ दिख रहा था। उसकी छाती के स्थान पर एक विशाल खाली छेद था जो उसके टुकड़ों और मांस को उजागर कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे उसके दोस्त ही अकेले नहीं हैं जिन्हें भयानक भाग्य का सामना करना पड़ेगा। रोवन स्वयं एक भयानक मौत मरेगा। उस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के बाद युवा रोवन ने अपनी चेतना को दुस्वप्न से बाहर निकाला। उसने धीरे धीरे अपना दिमाग खोला और अपने विचारों के साथ अकेले बैठ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह दृश्य पेड़ की ओर से किसी प्रकार की चेतावनी थी। संघ की मृत्यु राज्य और महाद्वीप की मृत्यु का कारण बनती है। दुनिया का अंत और मानवता का पूरी तरह से विलुप्त होना। जहां तक वह जानता है, यह पेड़ मानव मन से निकाले गए काले जादू का एक उत्पाद है। इसे बलि के मेमनों द्वारा ढाला गया है जो जीवन और मृत्यु के बीच खड़े थे। सभी भयानक दृश्यों के अलावा दृश्य में एक होड़ वाली आकृति भी मौजूद थी। शायद उस रहस्यमय व्यक्ति के पास पूरी कहानी का पता लगाने की कुंजी है। रोवन ने भ्रम की वैधता के बारे में स्वस्थ मात्रा में संदेह बनाए रखा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि चित्रित दृश्य घटित नहीं होगा, उसे अपने पास मौजूद थोड़ी सी जानकारी का उपयोग करके एक अलग वास्तविकता बनानी होगी। ऐसा करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वयं से शुरुआत करना होगा। चूंकि उसका भविष्य एस बनाम एयू और मरीनफोर्ड जैसा लग रहा था, यह जानना कि वह किस रैंक तक पहुंचा व्यवहारिक रूप से एक खोया हुआ कारण है। चूंकि उन्होंने यूनियन सिग्नेचर वाला काला सूट पहना हुआ था, शायद सदस्य न बनने से इतिहास की दिशा काफी बदल जाएगी। शायद वह प्रबंधन ब्यूरो में आधिकारिक भूमिका निभा सकते हैं। आखिरकार वे लाल सूट पहनते हैं, या फिर वह अभूतपूर्व काम कर सकता है और उस सफेद सूट का लक्ष्य रख सकता है जिसे केवल कमांडर पहनता है, इससे पहले कि 10 वर्षों में उसका सपना सच हो जाए। अगला दिन आ गया और रूममेट कल स्कूल छोड़ने के बाद अपने शैक्षणिक कार्यों में वापस जाने के लिए तैयार हो गए। लुकास ने रोवन को याद दिलाया कि प्रोफेसर डेफने ने उसे कक्षाएं शुरू होने से पहले संकाय कार्यालय में रुकने के लिए कहा था। अपने नए रूममेट को संदेश देने के बाद लुकास अकेले ही परिसर की ओर आनंदमय रास्ते पर चला गया। रोवन को आश्चर्य होता है कि प्रोफेसर डेफने उससे अकेले में मिलने के लिए क्यों कहेंगे। अपनी वर्दी पहनने के बाद वह सीधे संकाय कार्यालय गए। वहां डेफने ने विनम्रतापूर्वक एक दिन पहले स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी के बाद उसकी स्थिति के बारे में पूछा। रोवन ने लुकास से सुना कि इस प्रकार के प्रोफेसर ने चिकित्सा अवकाश के लिए उसकी घटना पर कार्रवाई की, इसलिए यह कोई परेशानी नहीं होगी। प्रोफेसर डाफने बस इस बात से चिंतित थे कि बच्चे ने बहुत अधिक वैकल्पिक कक्षाएं ले ली हैं और वह पहले से ही काम के बोझ से डूब रहा था। उसने उससे कुछ समायोजनों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, लेकिन वह हर संभव कक्षा में भाग लेने पर अड़ा रहा। वास्तव में वह उन कक्षाओं में भाग लेने के लिए उत्साहित है जिनमें वह अभी तक नहीं गया है। रोवन के पतन के लिए प्रोफेसर डेफने को आंशिक रूप से जिम्मेदार महसूस हुआ, लेकिन धूप की गेंद ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी। आखिरी बार उसने उसे याद दिलाया कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वह पहुंच जाए, और रोवन ने उसे सबसे अधिक धन्यवाद दिया। बैठक के बाद युवक अपनी पहली अवधि के लिए चला गया। आजकल वह सांस लेने की तरह स्वाभाविक रूप से मन की साधना का अभ्यास कर सकता है, इसलिए प्रशिक्षण में उसके शेड्यूल का बहुत अधिक हिस्सा बर्बाद नहीं होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एक नया उद्देश्य प्राप्त हुआ था। वह अपने दोस्त को अपने साथ आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देना चाहता है। जैसे ही रोवन कमरे में दाखिल हुआ, उसके सहपाठी अलग अलग चिंता के साथ उसकी ओर मुड़े। उन्होंने सुना कि उसके साथ क्या हुआ और सभी चिंतित थे कि कुछ बुरा हुआ होगा। रोवन ने इस तथ्य की सराहना की कि उन्होंने उसे अपने विचारों में बनाए रखा, जिससे उनके विकास में तेजी लाने का उसका संकल्प मजबूत हुआ। यदि वह उन्हें सफलतापूर्वक सत्ता के शिखर तक खींच सके तो शायद वे जीवित रहेंगे। इसलिए रोवन ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा, क्योंकि उसने पूरी कक्षा से एक एहसान मांगा। सबसे पहले उन्होंने इसिडोर, मरकर, लीन, कर्स्टन, एडविन, डेरियन, टिक और किटोस
जादुई बच्चों को बुलाया जिन्हें तलवारबाजी कक्षाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उन्होंने फ्लोरा, सेबेस्टियन, एओना, डेस, सबरीना, वेला और लुकास को बुलाया, जो ऐसे ताकतवर दिमाग थे जिन्होंने कभी एक भी जादुई व्याख्यान में भाग नहीं लिया था। हर कोई इस बात से काफी प्रभावित हुआ कि नए चमकते सितारे को उनके नाम भी याद हैं। चिंता न करें, आप जो लोग देख रहे हैं उन्हें इन एनपीसी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्सुकतावश सोफी ने पूछा कि रोवन कक्षाओं की बात इतने अचानक क्यों लेकर आया। खैर, वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि इस कक्षा में हर कोई दोनों पाठ्यक्रम लेने में उसका साथ देगा। वह वास्तव में काफी चिंतित है कि शायद वह उनसे बहुत अधिक मांग कर रहा है। हालांकि उनके अनूठे आकर्षण ने पहले ही महिलाओं को मोहित कर लिया था। इस समय वह जहां जाना चाहेंगे वे खुशी खुशी जाएंगे। हालांकि वे लोग अपनी थाली में और अधिक जोड़ने के बारे में अधिक संशय में थे, जब उन्होंने पहले से ही अपने इच्छित पाठ्यक्रम चुन लिए थे। रोवन उनकी अनिच्छा को समझता है, लेकिन वह केवल परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बदलाव चाहता है। इसके बारे में चिल्लाने के बजाय उन्होंने माना कि हर किसी को यह दिखाना अधिक प्रभावी होगा कि उन्हें अपने क्षितिज का विस्तार क्यों करना चाहिए। वह अपने रूममेट की ओर मुड़ा, वह आखिरी व्यक्ति जिसे आपने जादू के व्याख्यान में देखा था, ताकि वह दिन भर के लिए बुनियादी जादू का अध्ययन कर सके। अपनी ईमानदारी और चुंबकत्व के साथ रोवन अपने सहपाठियों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहा। उनके लिए उसके जैसे चेहरे के सामने कुछ भी कहना मुश्किल होता है। जादू अध्ययन के डीन प्रोफेसर आर्थर ने व्याख्यान कक्ष में प्रवेश किया और देखा कि आज के सत्र के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। उसने इस बारे में विचार सुने थे कि कैसे रोवन ने आज सभी को जादू की कक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पूरी ईमानदारी से कहें तो बच्चे के प्रयास की बदौलत आर्थर ने भरे हुए व्याख्यान कक्ष को देखकर जीवंत महसूस किया। रोवन बस सभी को यह दिखाना चाहता था कि जादू इतनी दूर और विदेशी चीज नहीं है। एक आशावादी की तरह बच्चे को जादू के बारे में बात करते हुए सुनकर प्रोफेसर आर्थर रोवन की प्रगति के बारे में उत्सुक हो गए। जब रोवन से पूछा गया कि उसने कक्षा को दिखाने की क्या योजना बनाई है, तो उसने एक पल के लिए मंच पर आने की अनुमति मांगी। प्रोफेसर ने हंसते हुए उसे सामने बुलाया। लुकास सोफी के पास बैठा। वह नहीं जानता था कि उसे अपने रूममेट की निडरता पर दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए। जब रोवन मंच पर जाने वाले थे, व्याख्यान कक्ष के ठीक बाहर बातचीत हो रही थी। संघ का सबसे व्यस्त व्यक्ति प्रथम श्रेणी में आया था। सुबह सुबह प्रोफेसर डेफने को संदेह हुआ कि इसका कारण रोवन हो सकता है। बॉल निर्देशक लाज ने स्वीकार किया कि बच्चा एक कारण है। रोवन के अलावा स्कूल की देखरेख करना भी उसके ब्यूरो के कर्तव्यों का हिस्सा है। 2 यूनियन अधिकारियों के अलावा मिस सिएना रनर भी आई थी क्योंकि यह उनकी छुट्टी का दिन था। हो सकता है कि वह समय से बाहर हो, लेकिन वाइस कैप्टन ऑस्कर ने उसे पूरा करने के लिए एक कार्य दिया था। एक विनम्र अंधेरे योगिनी के बारे में भूल जाओ। यह अधिक दिलचस्प है कि मिस्टर डिएगो एक जादू की कक्षा में भाग लेने के लिए अपने तलवारबाजी प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर निकले। उसने आज अपने नए तलवारबाज को जादू की कक्षा में भर्ती होने के बारे में सुना, इसलिए वह यह देखना चाहता था कि हंगामा किस बात को लेकर था। उनके बगल में प्रिंसिपल खुद थे। इस व्यक्ति ने अभी अभी निर्देशक लाजा का साथ देने के लिए टैग किया है। प्रोफेसर डेफने ने संघ के उच्च रैंक वाले और सम्मानित सदस्यों के अजीब संग्रह को देखा और उन्हें ऐसा कुछ भी करने से बचने के लिए याद दिलाया जो कक्षा को बाधित करेगा। उन्हें चुपचाप निरीक्षण करना चाहिए। जैसे ही उसने धक्का देकर दरवाजा खोला, धधकती आग की जलन ने डेफने का स्वागत किया। एक लाल रंग की चमक हवा में नाच रही थी, जो कमरे की ऑक्सीजन को सोख रही थी। आग की सर्वव्यापी विनाश की ज्वाला के विपरीत जिस युवक ने इसे बनाया वह खुशी और आश्चर्य के पोस्टर बॉय की तरह लग रहा था। इस बीच प्रोफेसर आर्थर ने अन्य छात्रों को बचाने के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया था, जबकि रोवन ने उन्हें आग के गोले से घायल कर दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई छात्र कितना प्रतिभाशाली है, आग का गोला कोई जादू नहीं है जिसे रोवन की उम्र का कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर सके। सुरक्षा कारणों से इस तरह का जलता हुआ मंत्र जादू करना प्रथम वर्षों के मानक पाठ्यक्रम से बाहर है। यहां तक कि अग्निबाण, जो कि आग के गोले से एक स्तर नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे छात्र अपने 5वें वर्ष तक पहुंचने तक विशेषज्ञ रूप से नहीं बना सकते। फिर भी केवल वास्तविक प्रतिभा वाले लोग ही वह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। यदि ऐसा मामला है, तो इस छोटे और दुबले पतले बच्चे को उस जादू की जड़ का पता कैसे चल गया जिसे उसे अगले 5 वर्षों तक छूना भी नहीं चाहिए। आग की लपटों से हर कोई इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि किसी को मेहमानों के आने का ध्यान ही नहीं रहा। प्रिंसिपल की नजर आग के गोले पर पड़ी। उन्होंने इस स्तर की शुद्ध, परिष्कृत ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए ऐसा जादू कभी नहीं देखा था। यह लगभग विज्ञान का पवित्र जादू देखने जैसा है। डिएगो एक तलवार चलाने वाला हो सकता है, लेकिन वह जादू के असामान्य घनत्व और बेदाग स्थिरता को भी पहचान सकता है। निर्देशक लाजा तो यहां तक कहेंगे कि ऐसी बात सामान्य ज्ञान की अवहेलना करती है। यह सच है कि पहले साल में ऐसा जादू दिखाने में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन तकनीकी रूप से आग के गोले को चीजों की भव्य योजना में सरल मंत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। रोवन का गेंद को हवा में पकड़ना किसी भी तरह से कम प्रभावशाली नहीं है। अजीब बात है कि आग बिना किसी रुकावट के लगातार आकार और तापमान बनाए हुए है। तर्क बताता है कि यह कोई सामान्य आग का गोला नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अलग तरह का जादू है। सिएना ने लड़के की मन की अविश्वसनीय प्राकृतिक भावना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। एक भ्रष्ट राहत आश्रय में पला बढ़ा बच्चा इस तरह के सुंदर जादुई उपयोग में कैसे सक्षम हो सकता है। सिएना व्याख्यान कक्ष के मध्य में नाचती हुई आग से मंत्रमुग्ध हो गई। अपनी भावनाओं से बाहर निकलते हुए उसने अन्य संकाय सदस्यों को रोवन की हालिया घटना की याद दिलाई। वह चिंतित है कि बच्चा अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका है, इसलिए उन्हें इस तरह के शोकेस को ज्यादा नहीं करना चाहिए।
शायद अब समय आ गया है कि कोई आगे आए और रोवन को रुकने के लिए कहे, लेकिन वयस्क इतने खूबसूरत शो को रोकने के लिए अनिच्छुक थे। अंदर से रोवन लगातार लॉ को खिला रहा है। उनकी पद्धति का उपयोग करते हुए केवल आकार के बजाय मन आपूर्ति पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। वह अनियंत्रित मन के कारण आग को अस्थिर होने देने का जोखिम उठा रहा है। लेकिन चूंकि हम जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं वह नहीं हो रहा है। इसके अलावा वह वर्तमान में डीन आर्थर द्वारा अन्य बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाए गए अवरोध मंत्र से अधिक आकर्षित है।